अध्याय 11 ड्रंक आउट ऑफ कंट्रोल पैम्पर्ड चेबॉल डिजाइन जेंटल ट्रैप चैप्टर 11। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #11 अध्याय 11 कार के अंदर एक शूरा क्षेत्र जिसे हरी चाय और हरे बेर ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। जोड़ अध्याय 11 कार के अंदर एक शूरा क्षेत्र जिसे हरी चाय और हरे बेर ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। मुझे नहीं पता कि चाबी किसने रहस्यमय तरीके से ले ली। कुछ मिनट बाद ही लिन बेई और लू यू फरारी में बैठ चुके थे। चेन लेई की बीएमडब्ल्यू आधे दिन से गायब है। कार की खिड़कियां नीचे करके वे दोनों अपने आसपास के लोगों की ईर्ष्यालु या जिज्ञासु निगाहों का आनंद ले रहे थे, अपनी चमड़े की सीटों पर पीछे की ओर झुके हुए थे और लगभग पूरी तरह से गू चेन के बारे में भूल गए थे। उन दोनों को पकड़ने में समय लग रहा था, कोई अन्य कारण नहीं है। मैं इसे खोल नहीं सकता। वे दोनों ट्यूटोरियल देख रहे हैं। जांच करते समय वह लगातार अपने आप से कुछ बुदबुदा रहा था। यह महिला सचमुच बहुत अमीर है, इसने अपनी कार हम पर यूं ही छोड़ दी। हाँ, मैंने तुमसे कहा था, भाई चेन के साथ हमें क्या नहीं मिल सकता। लेकिन क्या आप कहेंगे कि गू चेन एक जिगोलो है? ऐसा नहीं लगता कि वह जिगोलो बनकर अपना गुजारा करने वाला व्यक्ति है। लिन बेई ने कार के अंदर हाथ पैर मारते हुए कहा, उसे जल्दी खाना खा लेना चाहिए। शायद हम उसके साथ स्वर्ग भी जा सकें। ये वही महिला है। ये बहुत मुखर नहीं लगती। ये एक मासूम से छोटे सफेद फूल जैसी है। तुम क्या कह रहे हो? लुओ चुसू को देखो। गू चेन को कोमल, नाजुक और प्यारी दिखने वाली लड़कियां पसंद हैं। उसे ताकतवर लड़की पसंद नहीं आ सकती। नहीं, मैं सोच रही थी कि इतने पैसे के साथ वह चालाकी किए बिना इसे कैसे बचा सकती है। क्या आपको नहीं लगता कि वह लुओ चुसू से भी ज्यादा शातिर और चालाक औरत हो सकती है? वह एक धनी, सुंदर और शिक्षित महिला है। बचपन से ही उसके परिवार ने उसे खूब लाड़ प्यार दिया है। भला वह किस तरह की साजिश रच सकती है? और अगर उसने ऐसा किया भी तो गू चेन से उसे क्या फायदा हो सकता है? वे गू चेन की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। गू चेन की भावनाएं, उसकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए क्या है? मुझे लगता है कि गू चेन के शरीर के साथ खेलना ज्यादा तर्कसंगत विकल्प है। हम चुपचाप खड़े होकर गू चेन को बेवकूफ बनते हुए नहीं देख सकते। हाँ, तो हम छुपकर देख सकते हैं। चलो उसके लिए कुछ और सप्लीमेंट्स खरीद लेते हैं, यही हमारा भाईचारा दिखाने का तरीका होगा। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। लिन बेई को अचानक कुछ याद आ गया। वैसे क्या हमने पहले ऐसा नहीं कहा था? क्या कहा आपने? आपने कहा था कि अगर गू चेन को सच में कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती है तो आप उनके ठहरने का इंतजाम डे इन होटल में करेंगे। लू यू ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आपने कहा था कि आप उनके लिए देश भर की यात्रा का आयोजन करेंगे, लेकिन आप बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। पहले अपना वादा पूरा कीजिए। तुम अब भी यही कह रहे हो कि तुमने इमारत से छलांग लगाई थी। मैंने यह नहीं कहा कि सिर्फ तुम ही दिखावा कर रहे थे। लिन बेई ने उसकी तरफ देखा और कहा, भाई, मैं तो सिर्फ नाटक कर रही थी क्योंकि तुमने कहा था कि वह किसी रिश्ते में नहीं रह सकता। लू यू ने बेपरवाही से कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। गू चेन हमसे समझौते का पालन करने के लिए नहीं कहेगा। लेकिन क्या हम में कोई स्वाभिमान नहीं है? लू यू ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। हमारे यहाँ कभी इस तरह की चीज हुई ही कब? ये सच है। सबसे बुरी स्थिति में हम जश्न मनाने के लिए गू चेन को शाक्सियन नाश्ता खिला सकते हैं। ... दूसरी ओर गू चेन और शेन युआन पीछे की पंक्ति में बैठे थे। लुओ चुसू और चेन ली आगे की सीटों पर बैठे थे। जैसे जैसे कार सड़क पर आगे बढ़ती गई, गू चेन ने खिड़की से तेजी से दूर होते सड़क के दृश्य को देखा। उसकी सुन्नम मुस्कान कांच पर प्रतिबिंबित हो रही थी। उसने खुद को अपनी बचपन की प्रेमिका के साथ एक ही कार में पाया, जिसकी 10 साल पहले बिना किसी निशान के मौत हो गई थी। उसका प्रेमी और उसकी प्रेमिका, जिसके साथ वह एक दिन से भी कम समय से डेटिंग कर रहा था, सभी एक साथ छुट्टी मनाने जा रहे थे। इसके अलावा जिस जगह वे जा रहे थे वह वही रेस्तरां था जहां लुओ चुसू ने पहले उसे आमंत्रित किया था। ये दुनिया सचमुच पागल है। वह सचमुच जाना नहीं चाहता था, लेकिन शेन युआन को लगा कि लुओ चुसू वाकई में एक अच्छी दोस्त है और उसने कहा कि गलतफहमी हो गई थी। उसने कहा कि युवा लोग साथ में बैठकर शराब पीकर और मौज मस्ती करके अपनी अनबन सुलझा सकते हैं और उनका रिश्ता ठीक हो जाएगा। वह शेन युआन को सच भी नहीं बता सका। मैं मन ही मन सोच रहा था कि शेन युआन वाकई बहुत भोला है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि चेन ली इस बात पर कैसे राजी हो गया।
शायद उसने इसे गलतफहमी समझा हो और लुओ चुसू के दोस्त को जानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने अनजाने में आगे की ओर देखा और पाया कि चेन लेई एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लुओ चुसू का हाथ पकड़े हुए था। शायद वे अपनी संप्रभुता की पुनः पुष्टि करना चाहते हैं। अब कारण चाहे जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संक्षेप में कहें तो गु चेंग पूरी तरह से अवाक रह गया था। हनी, तुम क्या सोच रही हो? मैं किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। शेन युआन ने उसके कंधे पर सिर रखकर कहा, तुम्हें कहना चाहिए, मुझे तुम्हारी याद आती है। एक के बाद एक हास्यास्पद घटनाओं के बाद गु चेंग थोड़ा सुस्त लग रहा था और उसने धीमी सी हम की आवाज निकाली। लेकिन पैर में हुए दर्द ने उन्हें झकझोर कर जगा दिया। स्टिल, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। शेन युआन ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूर कर देखा। नहीं, तुमने अचानक मुझे चुटकी काट ली। मैं चौंक गया। गु चेंग ने अपनी जांघ पर उस जगह को रगड़ा जहां उसने उससे चुटकी काटी थी। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी आवाज नरम करते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या किया जिससे तुम नाराज हो गईं? आपने मुझे हर तरह से नाराज किया है, लेकिन आप बस औपचारिक रूप से हम कह देते हैं। तो क्या ये सिर्फ सहमत होना नहीं है? नहीं, आपको ये कहना होगा कि आप ऐसा चाहते हैं। मैंने इसके बारे में सोचा है। किसको याद कर रही हो? शेन युआन उसकी बाहों में सिमट गई और उसके अतार्किक और नखरे वाले व्यवहार को देखकर उससे निपटने का वास्तव में कोई तरीका नहीं था। आपकी याद आ रही है? ये हुई ना बात। गाड़ी थोड़ी देर तक चलती रही। गु चेंग ने अचानक देखा कि शेन युआन उसकी बाहों में कांप रही है और उसने पूछा, तुम्हारे साथ क्या गलत है? उसने अपनी पतली सफेद उंगलियों को अपनी बाह पर फेरा। ठंड लग रही है। कार के अंदर की हवा काफी ठंडी थी, शायद इसलिए क्योंकि एयर कंडीशनिंग पूरी रफ्तार से चल रही थी। गु चेंग ने आगे देखा और झिझकते हुए चेन लेई से कहा, यार, क्या तुम एयर कंडीशनिंग थोड़ी कम कर सकते हो? बनना। चेन लेई ने अभी जवाब ही दिया था और एयर कंडीशनर बंद करने ही वाला था कि उसने रियरव्यू मिरर में देखा और शेन युआन की बर्फीली आंखें देखीं, जो उसे चाकू की तरह भेदती हुई प्रतीत हुई। चेन लेई ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और काफी विचार विमर्श के बाद लुओ चुसू से पूछा, क्या तुम हॉट हो? लुओ चुसू ने हाथ कसकर बांधे हुए उसकी ओर देखा। मुझे ठंड लग रही है। चेन लेई ने एक और विचार मंथन सत्र किया और जब बत्ती लाल थी तो उसने अपने कपड़े उतारकर लुओ चुसू की ओर फेंक दिए। फिर उसने गु चेंग से कहा, मुझे गर्मी लग रही है भाई। तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी? अपनी पत्नी को क्यों नहीं दे देते? गु चेंग ने सिर हिलाया। ठीक है, पक्का। एक फटने की आवाज के साथ गु चेंग ने अपना कोट खोला और उसे शेन युआन के कंधों पर डाल दिया। कितनी गर्मी है? अपने कोट के अंदर की गर्माहट महसूस करते हुए शेन युआन की मुस्कुराती आंखों में अचानक नाराजगी झलकने लगी। लेकिन आपने ये देखा ही नहीं कि मुझे ठंड लग रही है या नहीं। आपने साफ साफ कहा था कि आप मेरा ख्याल रखेंगे और मेरी देखभाल करेंगे। गु चेंग ने उसका कोट कसने में उसकी मदद की। नहीं, मैंने अभी कपड़े पहने हुए थे, मुझे ठंड नहीं लग रही थी और मुझे इसका एहसास भी नहीं हुआ। और अब? गु चेंग ने गहरी सांस ली, फिर मुस्कुराया। काफी ठंड है। अगली बार मैं ज्यादा सावधान रहूंगा। शेन युआन ने अपनी बाह रगड़ी और चेन लेई से कहा, जीजा जी, हम सबको बहुत ठंड लग रही है। आप एयर कंडीशनर बंद क्यों नहीं कर देते? सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। गु चेंग ने उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, जब तक तुम्हें ठंड न लग रही हो। क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही? मैं ठीक हूँ, मुझे ठंड लगने से डर नहीं लगता। शेन युआन ने चेन लेई के साथ मिलकर इस हिस्से को डिजाइन नहीं किया था। पहले तो कोट पहने होने के कारण चेन लेई को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही थी। उसने अपना कोट उतार दिया है और सिर्फ आधी बाजू की कमीज पहने हुए है और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा सीधे उस पर पड़ रही है। बहुत ज्यादा ठंड है। चेन लेई, हाँ, मैं तो वाकई बहुत प्रभावित हूँ। क्या मुझे इसे बंद करना चाहिए या नहीं? ठीक है, तो मैं तुम्हें गले लगा लेता हूँ ताकि तुम्हें ठंड न लगे। शेन युआन ने अपना कोट खोला और उसे गु चेंग के चारों ओर लपेट दिया, जिससे गु चेंग खुद और कोट दोनों से ढक गया, जिससे वास्तव में गु चेंग को काफी गर्मी मिली। चेन लेई ने निष्कर्ष निकाला कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस एक बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ और मैं तुम्हारे खेल का हिस्सा बन गया हूँ। हालांकि जल्द ही उसे पता चला कि शेन युआन की हरकतें केवल गु चेंग के साथ उन मीठे रोमांटिक आलिंगनों तक ही सीमित नहीं थीं। मैंने रियरव्यू मिरर में उस पर एक नजर डाली। गु चेंग की छोटी आस्तीन वाली कमीज में एक बड़ा कॉलर था और उसकी गर्दन और कॉलरबोन पर 5 या 6 अस्पष्ट लाल निशान स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे।
दरअसल इस पर बारीकी से ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शेन युआन ने अगले ही वाक्य में यह बात कह दी थी। उसकी उंगली ने उसकी गर्दन को छुआ। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, मानो वह केवल गु चेंग से ही इस बारे में बात करना चाहती हो, लेकिन कार के अंदर की जगह इतनी छोटी थी कि हर कोई उसे स्पष्ट रूप से सुन सकता था। तुम्हारी गर्दन पर लगा निशान अभी तक नहीं मिटा है। गु चेंग ने धीरे से जवाब दिया। नहीं। शेन युआन की तार्किक सोच अचानक सक्रिय हो गई और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। ये सच है। ये कल रात ही हुआ था, बस एक दिन पहले। ये भला कैसे गायब हो सकता है? इसमें शायद 5 या 6 दिन लगेंगे। उसकी खिलखिलाती आवाज सुनकर मानो कोई अपराधी अपनी लूटी हुई संपत्ति का प्रदर्शन कर रहा हो, गु चेंग स्वयं को प्रतिक्रिया देने से रोक नहीं सका। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की? शेन युआन ने मासूमियत से मुंह बनाते हुए कहा, प्रिय, मुझसे गलती हो गई। अगली बार मैं ज्यादा नरमी से पेश आऊंगी। लुओ चुसु यात्री सीट पर बैठी थी और वे दोनों दबी आवाज में छेड़छाड़ कर रहे थे, जो कान बहरा कर देने वाली थी। #12 अध्याय 12 मच्छर के काटने। जोड़। अध्याय 12 मच्छर के काटने। उसे नहीं लगा था कि कल इस तरह से ठुकराने के बाद वह गु चेंग को खो देगी। उस रात गु चेंग ने उसके संदेशों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह उसे खोने वाली है। गु चेंग ने कहा कि उसकी एक प्रेमिका है, लेकिन उसे लगा कि वह उससे झूठ बोल रहा है। हाल ही में जब उसने गु चेंग के सामने ये स्वीकार किया कि वह चेन लेई की प्रेमिका है, तब भी उसे लगा कि गु चेंग ज्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि गु चेंग को लंबे समय से उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की आदत थी। चाहे वे प्रेमी हो या भाई बहन, उनकी कोमलता हमेशा केवल उसी के लिए होती है। पर अब जिस तरह से उसने उसे अपनी बाहों में थाम रखा था और दूसरी महिला को प्यार से फुसला रहा था, उसमें अस्पष्टता का भाव था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। यह उसके लिए पूरी तरह से अपरिचित सा था। उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वह कभी भी नियंत्रण में नहीं थी, बल्कि गु चेंग को बहला फुसला रही थी। उनके आपसी व्यवहार में गु चेंग सचमुच उसे छोटी बहन की तरह मानता था, कभी भी अपनी सीमाएं पार नहीं करता था, उसकी कोमल देखभाल करता था, लेकिन उनके बीच कोई रोमांटिक या अस्पष्ट भावनाएं नहीं थीं। वह आत्मसंतुष्ट थी, ये सोचकर कि उसे एक सुंदर, समर्पित और बिना शर्त सहनशील पुरुष मिला है। अगर वह गु चेंग के साथ होती, तो क्या वह उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करती? अगर वह सुंदर चेहरा उसे गहरी स्नेह भरी निगाहों से देखे और उससे कई मीठे शब्द कहे तो कैसा लगेगा? लोग अपनी खोई हुई चीजों के प्रति अधिक भावुक हो जाते हैं और उन्हें संजोकर रखते हैं। चेन लेई की आवाज से उसकी तल्लीनता भंग हो गई। आप किस बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मैं किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहा था। उसने खुद से कहा कि अब वह चेन लेई के साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में है और चेन लेई उसे एक बेहतर जीवन दे सकता है। चेन लेई एक अच्छी इंसान है। आज जब मैंने उन्हें किसी से बहस करते देखा, उसके अलावा मैंने कभी उनसे कुछ कठोर नहीं कहा। वह आमतौर पर विनम्र और सौम्य है और उनका पहनावा भी शालीन है। वह और गु चेंग भाई बहन की तरह हैं, उनके बीच कोई अनबन नहीं हुई है। गु चेंग अब भी उसका ख्याल रखेगा, जो एक अच्छी बात है। अगर आप किसी चीज के बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो बस से उतर जाइए। चेन लेई ने कार का दरवाजा खोला, जिससे बाहर की गर्म हवा अंदर आ गई। लुओ चुसु ने बाहर देखा और महसूस किया कि वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं और पार्किंग स्थल में हैं। इस हिस्से में एक भविष्यवादी इमारत दिखाई देती है, जिसका बाहरी भाग मानव दर्पणों से घिरा हुआ है, जो इसके सामने के सड़क के दृश्य को प्रतिबिंबित करता है। पानी में गु चेंग और शेन युआन की छवियां भी प्रतिबिंबित हो रही थीं। वह आदमी लंबा और आकर्षक था और वह महिला मनमोहक और सुंदर थी, जो उसके पास बैठी हुई थी और उसका कोट पहने हुए थी। किसी को भी वे एक बेहद प्यार करने वाले और प्यारे जोड़े लग रहे थे। वे दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। लिu यू और लिन बेई उनसे पहले ही वहां पहुंच गए और गु चेंग और अन्य 2 लोगों के साथ खड़े होकर उत्साह से अपने हाथों को आपस में रगड़ने लगे। स्पोर्ट्स कार चलाना बहुत मजेदार है। रास्ते में गु चेंग ने 2 लोगों को तेजी से गाड़ी चलाते हुए और चेन लेई को ओवरटेक करते हुए देखा। तुम दोनों वाकई कमाल हो। इतनी तेज गाड़ी चलाते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? लिन बेई ने हंसते हुए कहा, अगली बार मैं इतनी तेज गाड़ी बिल्कुल नहीं चलाऊंगी। गु चेंग ने एक अजीब सी मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि अगली बार ऐसा मौका नहीं आएगा। लेकिन फिर शेन युआन ने कहा, जब तक किसी को चोट नहीं लगती, गाड़ी ठीक रहेगी। वैसे भी यह इतनी तेज नहीं चल रही है और इस सड़क पर इतनी तेज तो चल ही नहीं सकते। भाभी, मैं नीचे जाकर आप लोगों को रेस के लिए ले चलता हूँ। मेरे गराज में बहुत सारी गाड़ियां हैं, आप बेझिझक उन्हें चला सकती हैं।
लिu यू और लिन बेई अपनी वर्तमान भावनाओं का वर्णन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे स्वर्ग में पहुंच गए हों। धन्यवाद भाभी। भाभी, आपको अंदाजा भी नहीं है, मेरे भाई चेंग का ये पहला रिश्ता है। जी हाँ, भाई चेंग ने बहुत समय पहले ही आप दोनों का हमसे परिचय कराया था। उन दोनों को किसी और बात की परवाह नहीं थी, वे बस वही कहते थे जो उन्हें अच्छा लगता था और दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। शेन युआन ने उपहास किया। उन्होंने मुझे बहुत पहले मिलवाया था। दोनों एक पल के लिए रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें याद ही नहीं था कि वे कब मिले थे, क्योंकि गु चेंग ने उन्हें सिर्फ इतना बताया था कि उसने एक लड़की के साथ रात बिताई थी, यह नहीं बताया था कि वे अभी अभी मिले थे। लेकिन गु चेंग के भावहीन चेहरे को देखकर लगता है कि शायद ये वाकई कल रात की ही बात थी। दोनों ने एक अजीब सी मुस्कान दी। विषय बदलने की कोशिश कर रहा है। उनकी निगाहें संयोगवश गु चेंग की गर्दन पर पड़ गईं। मुझे थोड़ी चकाचौंध महसूस हुई। पहले तो उन्हें सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब जब गु चेंग ने बड़े कॉलर वाली छोटी आस्तीन की कमीज पहनी हुई थी, तो उन्हें एहसास हुआ कि यह असल में स्ट्रॉबेरी का खेत था। धिक्कार है, गु चेंग, तुम। यो 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 यो, जयकारे और हूटिंग की आवाजें उठती गिरती रहीं। गु चेंग को लंबे समय से इस बात का अंदाजा था कि वे दोनों इतना नाटकीय व्यवहार करेंगे। वैसे क्या गु चेंग ने इस बात को छुपाने के लिए ही लंबा कोट नहीं पहना था? भले ही वहां सिर्फ वह और शेन युआन, यानी दोनों संबंधित पक्षी मौजूद हों, तब भी इस मुद्दे को उठाना काफी शर्मनाक होगा, और अधिक लोगों के आसपास तो और भी ज्यादा शर्मनाक होगा। अचानक उसकी पीठ के निचले हिस्से में तेज दर्द हुआ। उसने बगल में देखा तो शेन युआन सिर झुकाए चुपके से उसे चुटकी काट रहा था। पता चला कि शेन युआन, जो उससे बात करते समय इतनी बेबाकी और सीधेपन से उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी, वास्तव में सार्वजनिक रूप से काफी शर्मीली थी। मुझे ये बात समझ आ गई। गु चेंग ने अपनी शर्मिंदगी को दबा लिया। उसने शांत भाव से देखा। तुम दोनों कम बात करो, नहीं तो मच्छर काट लेंगे। यो 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 टिल्ड। गु चेंग ने बेबसी से हंसते हुए कहा, यो यो बंद करो। शेन युआन ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। गु चेंग ने उसकी तरफ एक नजर डाली। उसने शिकायत भरे स्वर में बुदबुदाते हुए कहा, मैं मच्छर नहीं हूं। बस उन्हें टालने के लिए। वो भी ठीक नहीं रहेगा। तो फिर मैं इसे कैसे कहूं? गु चेंग ने पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पता, उसे एक के बाद एक बार नहीं और मुझे नहीं पता कहते हुए सुनकर गु चेंग पूरी तरह से असमंजस में पड़ गया। हालांकि वे एक दूसरे को केवल एक दिन से जानते थे, गु चेंग को लगा कि वह उसे थोड़ा बहुत समझ चुका है। उसे मुसीबत खड़ी करना पसंद है, वह डरपोक है और बिगड़ी हुई होने के साथ साथ नाटकीय भी है। अरे बोलो तो सही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की? आप। गु चेंग की धीमी आवाज में शरारत भरी झलक थी, जिससे शेन युआन चौंक गया। गु चेंग को उसके साथ मजाक करते देखना दुर्लभ था और उसे लगा कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, जिससे उसका मूड अच्छा हो गया। किसी प्यारी या नखरीली तरकीब का इस्तेमाल करना वाकई कारगर होता है। शेन युआन ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? मुझे परेशान मत करो। गु चेंग ने सिर हिलाया। नहीं, किसी ने तुम्हें तंग नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता। कृपया मुझे सिखाओ। शेन युआन ने उसे घूरकर देखा और गुस्से से बोली, तुम बहुत निर्दयी हो। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, इसलिए मेरे पास तुम्हारे सामने झुकने के अलावा कोई चारा नहीं है। शायद साथ होने की सहज और सुखद अनुभूति ने ही गु चेंग को होश खोने पर मजबूर कर दिया था। जब उसने उसे मैं तुम्हें पसंद करती हूँ कहते सुना तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। आपने कहा कि आप उसे एक दिन से भी कम समय से जानने के बाद पसंद करने लगी। उनकी प्यारी और मनमोहक बातचीत को सभी ने देखा। लिu यू और लिन बेई ने असहमति जताते हुए अपनी जीभ चटकाए। चेन लेई ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाए। केवल लुओ चुसू की आंखों में ही भावों का एक जटिल मिश्रण दिखाई दे रहा था। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी FM को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #13 अध्याय 13 चेन लेई, जीजा जी, आप जो चाहे करें। जोड़। अध्याय 13 चेन लेई, जीजा जी, आप जो चाहे करें। यह एक म्यूजिक रेस्टोरेंट जैसा है। यह असल में एक नाइट क्लब बार जैसा है। अंदरूनी भाग को खूबसूरती से रोशन किया गया है, जिसमें हल्के नीले और चमकीले गुलाबी रंग की रोशनी आपस में गुंथी हुई है। अंदरूनी भाग को अधिकतर गुलाबी और नीले रंगों से सजाया गया है, जिससे इसे एक बहुत ही स्त्रीत्वपूर्ण एहसास मिलता है। प्रवेश द्वार के पास विभिन्न प्रकार की गुड़ियों, रिबन, LED लाइटों और गुलाबों से खूबसूरती से सजाया गया एक क्षेत्र था।
इस समय काफी लोग तस्वीरें ले रहे हैं और अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं। ये स्थान 1000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें सोफे, आरामदायक बैठने की व्यवस्था और एक मानक डाइनिंग टेबल शामिल है। सबसे आगे एक मंच है जिस पर संगीत उपकरण रखे हैं और एक गायिका उस पर शुरुआती गीत गा रही है। लोगों का वह समूह एक मुलायम सोफे पर बैठा था। समूह के लोग एक वाइन टेबल के चारों ओर बैठे थे जिसे 3 हिस्सों में बांटा गया था ताकि लोगों को घुटन महसूस न हो। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है। ये रेस्टोरेंट सिचुआन व्यंजन और ग्रिल्ड सीख के लिए मशहूर है और हमने कुछ पेय पदार्थ भी ऑर्डर किए। अब 6 या 7 बज रहे हैं। जब हम खाना खा रहे थे तब धीरे धीरे बार में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी और वे आसपास की मेजों पर अपनी अपनी जगह लेने लगे। वातावरण जीवंत बातचीत की आवाजों से भरा हुआ था और संगीत और रोशनी में आनंद लाने की एक अलौकिक शक्ति थी। इससे उनकी मेज का अजीबोगरीब माहौल भी बेहतर हो गया। खाना खत्म होने के बाद खाना हटा दिया गया। टेबल पर केवल वाइन और कुछ स्नैक्स ही बचे थे। चेन लेई उबा हुआ सा लग रहा था। उसने मेज पर पड़े पासे उठाए और अपनी ठुड्डी से गू चेंग और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। खेलना चाहते हो? गू चेंग ने उसकी निगाहों से नजरें मिलाईं, एक पल के लिए रुका और कल की घटना को याद करने लगा जब वह और लुयू लिन बेई और लुओ चुसु ड्रिंक्स के लिए बाहर गए, या सीधे शब्दों में कहें तो वे लुओ चुसु की वजह से अकेले ही ड्रिंक कर रहे थे। नतीजतन आज मैं किसी और के बॉयफ्रेंड के साथ शराब पीने चली गई। ये तो वाकई अजीब है। लिन बेई और लुयू को चेन लेई से स्वाभाविक रूप से घृणा है क्योंकि उसने आज छात्रावास के प्रवेश द्वार पर गुचेंग से पूछताछ की थी और उसका लहजा बहुत दोस्ताना नहीं था। उन दोनों को आश्चर्य हुआ कि क्या चेन लेई इस परियोजना में विशेष रूप से कुशल था और गू चेन को शराब पिलाकर उसे धमकाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा भाई, हम आपके साथ खेलेंगे। गू चेन को अपने दोनों भाइयों को उसकी रक्षा करने के नाटक करते देखना थोड़ा हास्यास्पद लगा। पासा खेलने में ऐसी क्या बड़ी बात थी? हम सब बस साथ में मौज मस्ती करने निकले हैं, है ना? गू चेंग ने लापरवाही से पासे का प्याला उठाया और कहा, चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा। हमने साथ मिलकर 10 से अधिक राउंड खेले। लू यू और लिन बे शायद जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। चेन लेई 7 या 8 गेम हार गए। चेन लेई ने शराब पीते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं बार बार क्यों हार रहा हूं? मैं अब और शराब नहीं पी सकता। थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? इतनी जल्दी पीने की कोई जरूरत नहीं है, गू चेंग ने कहा। कोई बात नहीं, मजे करने का मतलब ही है खुद का आनंद लेना। अगर आप बहुत ज्यादा नहीं पीते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सच में शराब पी रहे हैं। चेन लेई अगले दौर के लिए सभी के साथ सहर्ष शामिल हो गया। वह काफी रोचक व्यक्ति थे और खुलकर बोलते थे, जिससे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। शायद पुरुष आमतौर पर अधिक सहज स्वभाव के होते हैं और कुछ बोतल शराब पीने के बाद समूह ने वास्तव में चेन लेई के साथ अच्छा समय बिताया। जैसे ही उनका दौर समाप्त होने वाला था, चेन लेई ने नशे की हालत में भी थोड़ी गंभीरता दिखाते हुए गू चेंग की ओर एक गिलास उठाया। आज के लिए मुझे खेद है। मैं अधीर हो गई थी और मेरा लहजा अच्छा नहीं था। पुरुष समझते हैं, मैं अब और औपचारिकताएं नहीं निभाऊंगा। ये खाना मेरी तरफ से है। इसे एक दूसरे को जानने का मौका समझिए। इस छोटी सी गलतफहमी के कारण हम दोस्त बन गए हैं, है ना? चलिए संपर्क में रहते हैं। गू चेंग ने केवल 2 या 3 बोतलें ही पी थीं और उसे ज्यादा चक्कर नहीं आ रहे थे, लेकिन उसका अचानक माफी मांगना वाकई थोड़ा आश्चर्यजनक था। चेन लेई को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे उसने जरूरत से ज्यादा शराब पी ली हो। गू चेंग ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं नहीं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, चेन लेई ने अपना गिलास उठाया और कहा, जीजा जी, मैं इसे पी लूंगा, आप जो चाहें कर सकते हैं। गू चेंग एक पल के लिए अचंभित रह गया। सभी लोग पूरी तरह से भ्रमित थे। चेन लेई और लुओ चूसू एक कपल हैं। तर्कसंगत रूप से चूंकि गू चेंग लुओ चूसू का दोस्त है, इसलिए उसे भाई कहकर संबोधित करना चाहिए, है ना? साला, चेन लेई ने मन ही मन पुई कहा और फिर बेपरवाही से जवाब दिया, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, इसलिए लुओ चुसू की तरह तुम्हें भाई कहना मेरे लिए उचित नहीं है। क्या शेन युआन बहन मुझसे बड़ी नहीं है? उन्हें भाई कहना मुझे ज्यादा स्वाभाविक लगता है। भोजन के दौरान उन्होंने एक दूसरे के नाम और उम्र का आदान प्रदान किया था और उसने जो कहा वह काफी तर्कसंगत लगा। कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। गू चेंग हंसते हुए बोला, वैसे भी माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और हमारी लड़ाई भी नहीं हुई। पीना बंद करो, तुमने काफी पी ली है।
अपना पे समाप्त करने के बाद गु चेंग ने अपना सिर घुमाया और शेन युआन को देखा, जो आंखें बंद करके आराम कर रही थी। थका हुआ शेन युआन ने अपनी आंखें खोली। नहीं, मैं बस थोड़ा ऊब गया हूं। मैंने तुमसे खेलने को कहा था लेकिन तुम नहीं खेले। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें खेलना आता है? शेन युआन ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पीने से डर लगता है। अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हारे लिए पी लूंगा। अगर आप शराब नहीं पीते हैं तो इसमें कोई मजा नहीं है। गु चेंग हंसते हुए बोला, तो कम पियो। अगर तुम और नहीं पी सकते तो मैं तुम्हारे लिए पी लूंगा। हाँ हाँ, आपके पास तो बहुत सारे समाधान हैं। बिल्कुल सही, मुश्किलों से पार पाने का हमेशा कोई न कोई रास्ता होता है। शेन युआन ने उसकी थोड़ी नशे में धुत आंखों में देखा, उसके करीब झुकी और धीरे से अपनी नाक की नोक से उसके कान को सहलाया। सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें करना चाहूं तो तुम सहमत नहीं होगी। वह मधुर और कोमल ध्वनि मेरे कानों में प्रवाहित हुई और मेरे कान के निचले हिस्से के आसपास एक गुदगुदी सी सनसनी बनी रही, जिसमें उदासी का हल्का सा एहसास था। इससे पहले कि गु चेंग कुछ जवाब दे पाता, अचानक उनके सामने एक कान फाड़ देने वाली घंटी बज उठी। इससे वे दोनों चौंक गए। ऊपर देखते हुए मैंने नौकरानियों की वर्दी और सफेद मोजे पहने 3 लड़कियों को लोगों के एक समूह के सामने खड़े देखा। बार में आमतौर पर हर टेबल पर माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक एटमॉस्फेयर बिल्डिंग टीम होती है। आपके सामने बैठी लड़की उन्हीं में से एक है। लेकिन उसने अचानक घंटा क्यों निकाल लिया? बार में जूड़ों के खेल शुरू होने वाले हैं। टिल्डे, क्या हमने उन 2 युवा प्रेमियों को परेशान कर दिया? दोनों पुरुषों ने उसे एक जटिल नजर से देखा और शेन युआन की आंखों में 3 शब्द स्पष्ट रूप से कौंध गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट कर रही है, ठीक है। लेकिन लड़की की और भी चंचल आवाज ने मानो उसे जवाब दिया, मैं आपको परेशान करने के बारे में कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कोई अजीब हरकत करना चाहते हैं तो आप उन्हें घर पर कर सकते हैं। बेशक आपको खेल बार में खेलने चाहिए। हे, हाँ, मैंने अभी सुना। वे कुछ अजीब करने की योजना बना रहे थे। और ये बात इसी युवती ने कही थी। टिल्ड, तुम कितनी साहसी हो, युवती टिल्ड। लड़कियां जरा भी संकोची नहीं थीं। वे फुसफुसाने और गपशप करने का नाटक कर रही थीं, लेकिन असल में उनकी आवाजें बहुत तेज थीं ताकि वे खुद सुन सकें। आखिरकार बार में जो जानते हैं वही जानते हैं, बातचीत जितनी सीधी होगी, माहौल उतना ही जीवंत होगा। शेन युआन, जो आमतौर पर सक्षम और शांत स्वभाव की होती है, को सार्वजनिक स्थानों पर एजेंडियों द्वारा कभी छेड़ा नहीं गया है। लेकिन अचानक ही वो निशाने पर आ गईं। बेशक हमें परिस्थितियों के अनुरूप ही चलना चाहिए। उसने गु चेंग की जांघ को चुटकी से दबाया और अपना सुंदर चेहरा गु चेंग की गर्दन के पास घुमा लिया। अरे, ये लोग मुझसे छेड़छाड़ कर रहे हैं। गु चेंग ने भी कभी ऐसा अनुभव नहीं किया है। गु चेंग, जो अजीब तरह से अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजला रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, उसने अपनी बाहों में मौजूद व्यक्ति की मदद के लिए पुकार सुनी और उसे शर्म महसूस करने का समय ही नहीं मिला। वह सिर्फ यही सोच रहा था कि लोगों की रक्षा कैसे की जाए। उसने शेन युआन के कंधे पर हाथ रखा और गला साफ किया। वो नहीं थी, मैंने पहले बात की थी। जब गु चेंग ने यह स्वीकार किया कि पहल उसी ने की थी, तो भीड़ से तुरंत ही जयकारे की आवाजें गूंज उठीं। वाह टिल्ड, ओह, मुझे पता था। जैसा कि उम्मीद थी, हमेशा की तरह लड़के ही पहल करते हैं। टिल्ड। ओह, तो तुम ही हो जो कुछ अजीब करना चाहते हो, है ना? ही टिल्ड। बार में शोरगुल होने के बावजूद लोगों के इस समूह की चीखें उस शोर को दबा नहीं सकी। गु चेंग ने अपनी आंखें और भौहें बंद कर लीं। अगर बार की रोशनी कम न होती तो शायद आप देख पाते कि उसका चेहरा लगभग लाल हो गया था। लड़कियों के चिल्लाना बंद करने के बाद लुयू और लिन बेई भी वहां मौजूद थे। मैं तो दीवाना हो गया हूं। गु चेंग, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह के इंसान हो। हम सब वहीं थे और तुमने सच में यह फुसफुसाने की हिम्मत की। कुछ बार अतिशयोक्तिपूर्ण लहजे में गु चेंग को चिढ़ाने के बाद दोनों ने तुरंत अपना रुख बदल लिया। गु चेंग को मुश्किल से निकालने के लिए नहीं, बल्कि मुझे एक चुंबन दो। 14 अध्याय 14 पासिंग नोट गेम बाईं ओर बचपन की प्रेमिका दाईं ओर प्रेमिका। जोड़ अध्याय 14 पासिंग नोट गेम बाईं ओर बचपन की प्रेमिका दाईं ओर प्रेमिका। शेन युआन का हाथ उसकी जांघ पर था। उसकी उंगलियां बार बार उसकी पैंट के ऊपर से उसकी त्वचा को चुटकी काट रही थीं। उसे मदद के लिए दबी हुई चीखें सुनाई दे रही थीं, जो केवल वही सुन सकता था। हनी, ये लोग कितने बुरे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ इतने सारे लोग हैं।
मुझे डर लग रहा है। लेकिन हम माहौल खराब नहीं कर सकते, हमें क्या करना चाहिए? हालांकि मैं इसे सार्वजनिक रूप से नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। गु चेंग उसकी पर्सनैलिटी को जानता था, वह बहुत से लोगों के सामने बहुत शर्मीली थी, इसलिए ऐसा कुछ करने में उसे निश्चित रूप से शर्म आएगी। उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा, मानो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए, और उसकी बेचैनी के कारण हो रही हलचल को शांत किया। गु चेंग ने अपने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि अगर इससे काम नहीं बना तो उसे जल्दी से उसे चूम लेना चाहिए। लेकिन तभी हमारे सामने 2 और घंटे बजने की आवाजें सुनाई दी। नौकरानियों की पोशाक पहने कई लड़कियों की आवाजें तेजी से सुनाई दी, जो कुछ हद तक उबी हुई लग रही थीं। युगलों के चुंबन में ऐसी क्या दिलचस्प बात है? सफेद मोजे पहनी लड़की ने कहा। हाँ हाँ, जब भी वे साथ होते हैं तो शायद हर दिन एक दूसरे को किस करते होंगे। हाँ, काली मोजे पहनी नौकरानी ने तेजी से सिर हिलाया। बेशक, हम यहाँ कुछ और उत्तेजक खेल खेलेंगे। गु चेन की बड़ी मुश्किल से मिली राहत की सांस एक बार फिर डूब गई। वह आमतौर पर इतना अधीर व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब वह बिल्कुल सुन्न हो गया है। पेपर पास करने का खेल। चलो सब मिलकर खेलते हैं। नियम यह है कि एक लड़का और एक लड़की अलग अलग बैठे होंगे। कई लड़कियों ने ताली बजाई और जल्दी से एक खेल का आयोजन किया। सबसे पहले उन्होंने सभी को उनकी सीटों से जल्दी से उठाया और फिर उन्होंने सभी की सीटें बदल दी। एक पुरुष और एक महिला, एक पुरुष और एक महिला, इस तरह बीच बीच में। उन्होंने देखा कि उनकी मेज पर पुरुष महिला अनुपात असंतुलित था, क्योंकि 3 लड़कियां भी वहां आकर बैठ गईं। लिन बेई और लू यू बेहद खुश थे क्योंकि उनके अलावा और कोई नहीं था। तीनों नौकरानियां उनके चारों ओर एक लड़की, एक लड़का, एक लड़की और एक लड़के के क्रम में खड़ी थीं। वे लोग खूब आनंद ले रहे थे। लू यू और लिन बेई, हम दोनों भाई किसी काल्पनिक उपन्यास में जी रहे होंगे, हा हा हा। स्पष्टतः वे गु चेन के बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। उसका चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे उसने गंदगी खा ली हो, क्योंकि अब वे मेज के चारों ओर एक वृत्त में व्यवस्थित हैं। नौकरानी लिन बेई, नौकरानी लू यू, नौकरानी चेन लेई, लुओ चुसु, गु चेन, शेन युआन। गु चेंग और लुओ चुसु के अलग होने से पहले भी उन्होंने कभी ऐसा अस्पष्ट खेल नहीं खेला था, अब तो बिल्कुल भी नहीं। गु चेंग ने अपना हाथ माथे पर रख लिया, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह मर जाना चाहता हो, लेकिन उनके पास मरने के बारे में सोचने का समय नहीं था। शेन युआन के बगल में खड़ी नौकरानी ने देखा कि पुरुष महिला अनुपात अभी भी असंतुलित था, इसलिए वे दोनों जल्दी से भाग गईं। उसने यह बात अपने दोनों साथियों से कही। आप लोग पहले नियम समझा दीजिए, फिर मैं एक आदमी को यहां बुला लूंगा। एक और नौकरानी ने मेज पर रखे टिश्यू बॉक्स से एक नैपकिन निकाला। पहले मैं नियम समझा देती हूँ। ये कागज पास करने का खेल है। इसकी शुरुआत में एक व्यक्ति कागज को अपने मुंह में इस तरह पकड़ता है। उसने मुंह में पकड़े कागज को चबाते हुए कहा। फिर आप उसे दूसरे व्यक्ति को पास करते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जो भी आगे नहीं बढ़ पाता, जिसके पास कागज खत्म हो जाता है, या जो अगले व्यक्ति को पास करने में शर्म महसूस करता है, उसे पीना पड़ता है। बेशक, मुझे लगता है कि आप लोग लड़कियों को शराब पीने देने में शर्म महसूस करेंगे, और एक गिलास शराब आपके लिए ज्यादा नहीं है। इसलिए खेल को बहुत आसान होने से बचाने के लिए हमारा दंड नियम ये है, एक पूरा गिलास शुद्ध शराब पियो। वो एक गिलास शुद्ध विदेशी शराब। बातचीत करते करते वे शराब की बोतलें भरने चले गए। मेज पर शराब के कई गिलास रखे थे, जो बियर के गिलासों से काफी बड़े थे, लगभग मिनरल वाटर की बोतल के आधे आकार के। शुद्ध विदेशी शराब एक गिलास तो दूर की बात है, एक ही बार में एक बड़ा घूंट लेना भी किसी व्यक्ति को अस्वस्थ महसूस कराने के लिए काफी है। चेन ले, जो अक्सर नाइट क्लबों में जाया करता था, ने अपने बगल में बैठी नौकरानी पर नजर डाली और उसे बेनकाब करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप यहाँ खेल खेलने आए हैं या शराब बेचने? उसके बगल में खड़ी नौकरानी जरा भी विचलित नहीं हुई और उसने उसे जीभ चिढ़ा दी। भाई, तुम शराब पीना छोड़ दो। हम सब जवान हैं, क्या तुम मौज मस्ती करने का जोखिम नहीं उठा सकते? चेन लेई ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बहुत बचकाना है। मुझे बस इस बात की चिंता है कि आपकी बिक्री के आंकड़े उतने अच्छे नहीं हैं। 2 बोतल ब्लू रिबन क्यों न जोड़ दें? नौकरानी की आंखें अचानक चमक उठी। सच में? बड़ी बोतल या छोटी बोतल? बेशक, ये बड़ा वाला है। लुओ चुसु की आंखें चौड़ी हो गईं। वह पहले ही चेन लेई के साथ रहने के लिए सहमत हो चुकी थी, फिर भी वह खुलेआम एक लड़की के साथ शराब खरीदने गया और उससे छेड़छाड़ भरे अंदाज में बातें कर रहा था। किसी को लाने गई नौकरानी एक अजनबी आदमी को वापस लेकर आई, जो शेन युआन और नौकरानी के बीच में फंसा हुआ था।
शेन युआन गु चेंग से विनती कर रही थी। गु चेंग, मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक अजनबी को कागज देने जा रही हूँ। गु चेंग की आवाज उसके पीछे आई, एक धीमी, प्रेम भरी आवाज। कोई बात नहीं, मैं शराब पचा सकता हूँ, मैं तुम्हारे लिए पी लूंगा। लुओ चुसू के कानों में दो आवाजें आपस में मिल गईं। उसने दांत पीस लिए और केवल चेन लेई को खींच सकी। आप क्या कर रहे हो? क्या? मैं क्या कर रहा हूँ? मेरे साथ क्या हुआ? मैं यही हूँ और तुम मेरे पीछे पीछे आते रहो। चेन लेई किसी से बातचीत करते हुए बहुत खुश था। तभी उसने देखा कि लुओ चुसू दबंग अंदाज में उससे सवाल पूछने के लिए आ रही है। उसे बेचैनी होने लगी। उसे दूसरों के साथ मौज मस्ती करने की आदत थी और एक ही व्यक्ति के साथ रहना बहुत उबाऊ लग रहा था। लेकिन शेन युआन को घूरते हुए देखकर उसने समझाना शुरू कर दिया। मुझे खेल के नियम समझ नहीं आते, मैं जाकर पूछ लेता हूँ। तुम शराब खरीदने गए थे? चेन लेई ने सहज भाव से कहा, हाँ बिल्कुल। क्या हमने ये तय नहीं किया था कि मैं सबको ये दावत दूंगा? मेज पर पेय पदार्थ कम है, इसलिए मुझे और खरीदने ही पड़ेंगे। नहीं तो किसी को मजा नहीं आएगा। लेकिन तुम उसके कान में फुसफुसा रहे हो। बार में बहुत शोर है। मुझसे बहस मत करो। यह एक बार है, यहाँ बात करना और गपशप करना सामान्य बात है। समझदारी से काम लो। जब आप मौज मस्ती के लिए बाहर होते हैं तो जीवंत माहौल में रहना ज्यादा मजेदार होता है। मैं थोड़ी देर में तुम्हारी जगह काम संभाल लूंगा, ठीक है? लुओ चुसू ने देखा कि कई वेटर शराब से भरी एक चमकती हुई ट्रे को खींचकर लाए और जैसे ही उसने बोलना शुरू किया उसका अहंकार कम हो गया। ठीक है, आप कम खरीद सकते हैं, वह शराब काफी महंगी है। शेन युआन ने फोन पर उसे कंजूस होने, लड़कियों पर पैसे खर्च करने की अनिच्छा दिखाने और बहुत ही तुच्छ होने के लिए फटकार लगाई थी। असल में वह कंजूस नहीं है। पुरुषों को पता होता है कि क्या चल रहा है और वे आमतौर पर नाइट क्लब में पैसा खर्च करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं क्योंकि इससे उन्हें खुशी मिलती है और वे माहौल का आनंद ले पाते हैं और अपनी प्रतिष्ठा बचा पाते हैं। महिलाओं का पीछा करना बिल्कुल अलग बात है। बस महिला को पैसे दिखा दो। ब्लू रिबन की एक बड़ी बोतल की कीमत लुओ चुसू के गले में पहनी हुई चेन की कीमत से दोगुनी से भी अधिक है। लेकिन जब उसने इसे देखा तो उसे अपनी वित्तीय स्थिति और भी स्पष्ट रूप से समझ में आ गई। वह सिर्फ उसी व्यक्ति से चिपके रहना चाहेगी जिसे वह पा नहीं सकती। चेन लेई ने मन ही मन शिकायत की कि शेन युआन, ये चायबोल की उत्तराधिकारी, महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं समझती। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लुओ चुसू ने उसकी प्रेमिका की तरह व्यवहार किया। क्या इससे उसके पैसे बचेंगे? हे, उसे साफ तौर पर लगता है कि उसका पैसा उसका अपना है और उसका पैसा उसी पर खर्च किया जाना चाहिए। युवा महिला कॉलेज छात्राओं से आपका क्या तात्पर्य है? इस युग में युवाओं की कोई कमी नहीं है और ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं। पहले केवल गु चेन को ही खजाना माना जाता था। अगर वह शेन युआन के नाटक में उसका साथ न देता और लू चुसू उसे अपनी प्रेमिका बताकर उस पर फिदा न हो जाती तो वह शिकायत करता कि वह उसकी प्रेमिका का दर्जा छीन रही है। उसे तो उस पर अपना अधिकार भी जताना पड़ा, जो वाकई उसके लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि उनके चेहरे के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और उन्होंने विनम्रता से बात की। मुझे पता है मेरी शियाओसु कितनी अच्छी है। वो मेरी देखभाल करना और मेरे लिए पैसे बचाना भी जानती है। मुझे इतनी अच्छी पत्नी कैसे मिल सकती थी जो मितव्ययी और समझदार दोनों हो। मेरे माता पिता तुम्हें जरूर बहुत पसंद करेंगे। ये सुनकर लुओ चुसू का सारा दुख पूरी तरह से गायब हो गया। सच में, आप मुझे अपने माता पिता से मिलवाना चाहते हैं? बेशक मैं ऐसा करना चाहूंगा, लेकिन अभी समय नहीं है। मेरे माता पिता परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं और वे काफी व्यस्त हैं। मैं कुछ समय इंतजार करूंगा। चेन लेई ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, दफा हो जाओ। तुम यूं ही मेरे घर में नहीं घुस सकते। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #15 अध्याय 15, क्या तुम्हारा भाई वहां नहीं है? उसे तुम्हारी मदद करने दो। जोड़ अध्याय 15, क्या तुम्हारा भाई वहां नहीं है? उसे तुम्हारी मदद करने दो। ठीक है, सब लोग बातें करना बंद करो, चलो खेल शुरू करते हैं। खेल की शुरुआत एक नौकरानी से हुई और लोग उसके चारों ओर वामावर्त दिशा में चक्कर लगाने लगे। वातावरण समूह की लड़कियों के अनुसार पहले दौर में कागज की पट्टियां काफी लंबी थीं, लेकिन दूसरे दौर में वे और छोटी हो गईं। उसके बगल में बैठा व्यक्ति लिन बेई है। दूसरे व्यक्ति के मुंह में मौजूद 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबे कागज के टुकड़े को देखना।
वैसे तो उसे आमतौर पर झगड़ा खड़ा करना पसंद होता है, लेकिन आज उसे शर्म आ रही थी, इसलिए वह ऐसा नहीं कर पाया। चूंकि हारने वाले को सिर्फ एक ही बियर पीनी थी, इसलिए उसने सोचा कि वह पीना ही बेहतर समझेगा। लेकिन लड़की बहुत खुले विचारों वाली थी और उसने उस नोट पर एक नज़र डाली। अभी लंबा नोट बाकी है, जल्दी करो और शराब मत पियो। लिन बेई का हाथ, जो शराब के गिलास पर रखा था, उसने उसे नीचे दबा दिया। उसने दिखावा करना बंद कर दिया और सीधे नोट ले लिया। उसकी मुस्कान छिपाना असंभव था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने भी उसे लिया और लू यू को सौंप दिया। लू यू लंबा और मजबूत है और उसका व्यक्तित्व अधिक बहिर्मुखी है। वह लिन बेई की तरह संकोची नहीं है और उसने इस प्रस्ताव को सीधे स्वीकार कर लिया। लेकिन इस समय उसके होठों से चिपका हुआ कागज का टुकड़ा नगण्य था। जब इसे अगली लड़की के पास ले जाया गया तो उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं पीना चाहूंगी। ये दौर समाप्त हो गया है। हारने वाली लड़की से शुरुआत करते हुए उसने चेन लेई को गुस्से भरी नजरों से देखा और शरारती ढंग से कागज की एक लंबी पट्टी को मोड़कर बहुत छोटी कर दी। इस बार यह 1 सेंटीमीटर से भी कम लंबा था। जब चेन लेई इसे उठाने के लिए आगे बढ़ा तो दोनों लगभग आमने सामने आ गए। उसने एक भौं उठाए और मुस्कुराते हुए उसे उठाया, लेकिन बिना रुके उसे लुओ चुसू को सौंप दिया। लुओ चुसू ने अपने मुंह में रखे आधे सेंटीमीटर से भी कम लंबे नोट को घूरते हुए दांत भींच लिए। ये बहुत छोटा था। वह सचमुच सार्वजनिक रूप से ऐसा स्पष्ट काम नहीं करना चाहती थी। और उसने चेन लेई को कभी चूमा भी नहीं। अंततः मैं इसे केवल सावधानीपूर्वक स्वीकार कर सका। उसके मुंह में मौजूद कागज का टुकड़ा आधे सेंटीमीटर से भी कम लंबा था। उसके बगल में गू चेंग बैठा था। वह थोड़ी असमंजस में थी कि क्या करे। गू चेंग को फोन का जवाब देना थोड़ा अनुचित लग रहा था, लेकिन वह चाहती भी थी कि वही फोन उठाए। हाँ, यह एक खेल है। अगर वह इसे आगे भी फैलाती रहे तो इसमें क्या गलत है। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर गू चेंग की ओर देखा, उसने देखा कि गू चेंग ने अपना गिलास उठाया और उसे इतनी तेजी से गटक लिया जितनी तेजी से वह मुड़ी भी नहीं थी। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, मैं ये राउंड हार गया, मैं शराब पीऊंगा। गू चेंग इस दौर में हार गए और अब वही अगले खिलाड़ी होंगे जो शुरुआत करेंगे। उसने कागज का एक टुकड़ा उठाया, उसे अपने मुंह में डाला और बहुत सारा कागज पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन शेन युआन अपनी ताकत पर अच्छी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाया और उसके होठों पर केवल कागज का एक छोटा सा टुकड़ा ही रह गया। क्या वह इस तरह खेल भी सकती है? मैं फिर से शुरुआत करूंगा। गू चेंग और कागज लेने गया, लेकिन माहौल बनाने वाले समूह में मौजूद लड़की ने झट से अपना हाथ हिला दिया। जरूर, आप खेल सकते हैं। ये गिरा नहीं है। अगला व्यक्ति आकर इसे उठा ले, या फिर हम पी सकते हैं। शेन युआन के बगल में बैठा अजनबी व्यक्ति बिल्कुल भी शिष्ट नहीं था। वे सभी मौज मस्ती करने निकले थे और खासकर शेन युआन जैसी खूबसूरत लड़की के साथ भला कौन थोड़ा बहुत छेड़छाड़ नहीं करना चाहेगा। लड़की की बात सुनने के बाद वह शेन युआन का नोट लेने के लिए आगे झुका। हनी टिल्ड, मुझे क्या करना चाहिए टिल्ड? मैं उसके साथ नोट्स पास नहीं करना चाहती। अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? शेन युआन ने अपने दूसरे हाथ से गू चेंग की कमर को चुटकी से दबाया। मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। गू चेंग ने अपना हाथ उठाया और विदेशी शराब का पूरा गिलास एक ही घूंट में पी गया। वाह गू चेंग, तुम तो सच में बहुत पीते हो। गू चेंग, तुम वाकई अपने पार्टनर की परवाह करते हो। लू यू और लिन बेई ने असिस्ट प्रदान किए। शेन युआन के बगल में बैठे अजनबी ने झुंझलाहट में अपनी जीभ चटकाए। प्रिय, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो टिल्ड। दरअसल गू चेंग ने इसे एक छोटी सी बात समझा और उससे वादा भी कर दिया था। लेकिन इतनी मधुर और चंचल आवाज में प्रशंसा पाकर कौन खुश नहीं होगा। गू चेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और बोला, तुम इसे पूरा पी सकते हो। शेन युआन के होठों पर अभी भी कागज का एक छोटा सा टुकड़ा चिपका हुआ था, जो उसके चमकीले लाल होठों के बीच स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। गू चेंग ने इशारा करते हुए कहा, यह अभी भी कागज से ढका हुआ है। शेन युआन ने कुछ देर तक हाथ पैर मारे लेकिन उसे उतार नहीं पाया। वह काफी परेशान लग रहा था। बस देखते मत रहो, जल्दी करो और इसे उतारने में मेरी मदद करो। अगर आप उसके मुंह से कागज का छोटा सा टुकड़ा हटाने की कोशिश करेंगे तो अनजाने में आप उसके होठों को छू लेंगे। लेकिन जिस तरह से उसने गू चेंग से शिकायत की, उससे गू चेंग को एक अजीब सी अनुभूति हुई, मानो यह उनके दैनिक जीवन का एक सामान्य और स्वाभाविक हिस्सा हो। उसने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियां अनायास ही उसके होठों को छू गईं। उस मुलायम और कोमल स्पर्श से उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसे बिजली का झटका लगा हो। उसने इसे लापरवाही से जमीन पर फेंकने का नाटक किया,
ताकि उनके आसपास मौजूद लोग जो उनकी अस्पष्ट हरकतों को देख रहे थे कुछ भी नोटिस न कर सके, और चुपके से मेज के नीचे अपनी थोड़ी सुन्न उंगलियों को रगड़ा। ठीक है। पीछे खड़े लोग खेल खेलने के लिए इंतजार कर रहे थे। शेन युआन ने और कुछ नहीं कहा, बल्कि उदारतापूर्वक एक नया टिश्यू पेपर उठाया और अगले व्यक्ति को दे दिया। कुछ देर खेलने के बाद चेन लेई के बगल में खड़ी लड़की की बारी आई, जिसने गेंद को चेन लेई को पास किया। उसके होठों पर मौजूद नोट असामान्य रूप से छोटा हो गया, लेकिन उन्होंने हार भी स्वीकार नहीं की। चेन लेई ने स्वाभाविक रूप से कुछ नहीं कहा। उसे झुकते देख लुओ चुसु ने उसके कपड़े पकड़ लिए, जिससे चेन लेई को थोड़ी झुंझलाहट हुई। हम खेल खेल रहे हैं, यहाँ इतने सारे लोग हैं। अगर मैं नहीं मानूंगी तो लोग सोचेंगे कि मैं खेल नहीं सकती। वैसे भी मैं इसमें अच्छी हूँ, इसलिए मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं होगी। चेन लेई के बोलने के बाद वह फोन का जवाब देने चला गया। लुओ चुसु अविश्वास से देखती रही और उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि चेन लेई झूठ नहीं बोल रहा था। उनके होंठ वास्तव में एक दूसरे को नहीं छुए थे। लेकिन जब चेन लेई ने दोबारा उसकी तरफ देखा तो उसने गहरी भौहें चढ़ा ली। भले ही उन्होंने एक दूसरे को छुआ नहीं था, लेकिन उनके बीच की अस्पष्ट और उत्तेजित हरकतें। इतना ही नहीं, चेन लेई ने अभी अभी किसी और के साथ एक चुलबुली बातचीत खत्म की थी और फिर उससे मिलने आई थी, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उन बार होस्टेस के बराबर ही है। चेन लेई से आ रही शराब की तेज गंध से असहज महसूस करते हुए वह पीछे हट गई। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम जवाब नहीं दोगे? ये बहुत छोटा है, मैं इसे पी नहीं सकता, तुम इसे मेरे लिए पी लो। चेन लेई ने अपनी आंखें खोली, लेकिन धैर्य बनाए रखा। काफी समय हो गया है, इसे जल्दी से खत्म करो, अच्छे बच्चे बने। लुओ चुसु लगातार अपना सिर हिलाती रही। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम इसे मेरे लिए पी लो। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम इसे मेरे लिए पी लोगे? चेन लेई जरूर बहुत गुस्से में होगा। उसने सबके सामने मुझे ठुकरा दिया, मुझे शर्मिंदा किया और फिर मुझसे उसके लिए शराब पीने की उम्मीद कर रहा है। उसने अपने पीछे के दांतों को चाटा और नोट को अपने मुंह से बाहर फेंक दिया। तुम इसे खुद पी लो। मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन मैं इसे नहीं पी सकती। कैसा साथी होता है जो अपनी ही बात मानने से इनकार कर देता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं, क्या तुम मुझे शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? वातावरण अचानक गंभीर हो गया। चेन लेई को क्रोधित देखकर सभी ने उसे समझाने की कोशिश की। भाई लेई, क्रोधित मत होइए। चेन लेई, शांत हो जाओ। हाँ, शांत हो जाओ। लिन बेई और लू यू भी उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे। सच कहें तो उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कुछ ही घंटों में वे चेन लेई से मतभेद रखने से लेकर उसे शांत करने की कोशिश करने तक की स्थिति में पहुंच जाएंगे। उन्हें चेन लेई के लिए दुख होने लगा था। आखिरकार उनके नजरिए से चेन लेई की आज की हरकतें लुओ चुसु द्वारा बहकाए जाने, लुओ चुसु के किसी दूसरे आदमी के साथ छेड़छाड़ भरे व्यवहार को देखने और फिर उससे सवाल करने के लिए आने के अलावा और कुछ नहीं थी। अपनी गलती का एहसास होने पर उन्होंने तुरंत माफी मांगी और यहां तक कि भरपाई करने के लिए सभी को ड्रिंक्स भी पिलाईं। लिन बेई और लू यू को केवल एक ही बात हैरान कर रही थी कि उन्होंने ये सब बातें कहकर लुओ चुसु की असलियत उजागर कर दी थी, तो फिर चेन लेई ने उनकी बात पर बिल्कुल ध्यान क्यों नहीं दिया? अफसोस, लगता है वह बस एक निराशावादी रोमांटिक है जो खुद को धोखा दे रहा है। अगर वे चेन लेई के उतने ही करीब होते जितने गू चेन के, तो वे निश्चित रूप से चेन लेई को इस लालची औरत से संबंध तोड़ने की सलाह देते। लेकिन चूंकि वे इतने करीब नहीं थे, इसलिए वे इसमें दखल नहीं देना चाहते थे। लेकिन वे पूरी तरह से गलत थे। चेन लेई दिन भर दिखावा करता रहा और अब वह सचमुच खुद को रोक नहीं पा रहा है। इस तरह अपमानित होना। इसके अलावा लुओ चुसु को भी इसमें शामिल करना एक बड़ी बात है। जहां तक उसके प्रेमी की बात है, 10 साल पुरानी अपनी बचपन की दोस्त के साथ बैठे बैठे, जिसके साथ उसका जटिल रिश्ता है, उसका एक के बाद एक लड़कों के साथ फ्लर्ट करना बहुत परेशान करने वाला है। आपको उन्हें इस बात पर यकीन दिलाने के लिए मनाना पड़ेगा और दूसरों की नज़रों में आप बिल्कुल बेवकूफ़ लगेंगे। वह अब भी दिखावा कर रही है। क्या तुम्हारा भाई वहां नहीं है? उससे मदद मांगो, मैं यह नहीं पी सकता। शराब और गुस्से से लथपथ चेन लेई ने अचानक गू चेन की ओर इशारा किया। ये सभी को स्पष्ट था कि चेन लेई अपना आपा खोने वाला था। उसके शब्द व्यंग्यपूर्ण थे और उसके लहजे से साफ झलक रहा था, मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है, मुझे मूर्ख मत समझो। दुर्भाग्यवश सभी को उसके साथ मूर्ख जैसा व्यवहार करने की आदत पड़ गई है। उस वाक्य में निहित विडंबना किसी का ध्यान नहीं गया। मुझे लगा कि वह गुस्से में था और लुओ चुसु को सजा के तौर पर शराब पिलाना नहीं चाहता था,
लेकिन साथ ही वह उसकी मदद करने का रास्ता भी ढूंढ रहा था और चुपके से उसकी देखभाल कर रहा था। उसे लगा कि वह सचमुच गू चेन को लुओ चुसू का भाई मानता है। बेशक लुओ चुसू भी उन लोगों में से थी जिन्होंने गलतफहमी पाल ली थी। उसने गू चेन को ऐसे देखा मानो उसे अपना सहारा मिल गया हो। गू चेन उसके लिए इसे जरूर पिएगा, क्या उसने अभी अभी कप नहीं पिया था। 16 अध्याय 1 लुओ चुसू को शराब पीने से रोकने में मदद करता है। जोड़ अध्याय 16 शेन युआन लुओ चुसू को शराब की लत से निपटने में मदद करेगा। गू चेन के जवाब देने से पहले ही शेन युआन ने अपने वाइन ग्लास की ओर हाथ बढ़ाया। उनके चेहरे पर एक सौम्य लेकिन उदार मुस्कान थी। हम मौज मस्ती करने निकले हैं, इसलिए मैं अपनी बहन के लिए पी लूंगा। इससे पहले कि मैं अपना गिलास उठा पाती, एक गर्म बड़ा हाथ उस पर कसकर पकड़ लिया। ये गू चेन था। आप क्या पीना चाहेंगे? उसने क्या पिया? ये और क्या हो सकता है? क्योंकि मैं गू चेन को लुओ चुसू की मदद करते हुए नहीं देखना चाहता। वे गू चेन को जरा सा भी हिचकिचाते हुए या दूसरों के प्रति कोई भी पक्षपात दिखाते हुए देखना ही नहीं चाहते थे। अपनी बहन के लिए मामले को सुलझाने के लिए उसने जो सौम्य व्यवहार दिखाया था, वह गू चेन की पूछताछ के दौरान गायब हो गया। उसने गू चेन को टकटकी लगाकर देखा। उसकी आंखों में एक तरह का जुनून झलक रहा था और वह धीरे धीरे और सोच समझकर बोली, तुम किसी और के लिए नहीं पी सकते, तुम सिर्फ मेरे लिए पी सकते हो। उसकी आवाज ठंडी और दृढ़ थी और शराब के गिलास को पकड़ने वाली उसकी उंगलियां इतनी कसकर पकड़ी हुई थीं कि वे लगभग उसे कुचल ही देती। उसके भीतर हिंसक आवेग बेकाबू होकर उमड़ रहे थे। वह चुपचाप सब कुछ सहने वालों में से नहीं थी। अगर गू चेन ये प्याला ले लेती है तो शायद वह अब और नाटक नहीं कर पाएगी और उस मजबूत गिलास को लुओ चुसू के चेहरे पर तोड़ देगी, जिससे उसके चेहरे पर निशान पड़ जाएंगे। वैसे भी मैं पीने वाला नहीं था। ये उनका निजी मामला है, हमें इसमें दखल क्यों देना चाहिए? गू चेन की आवाज गूंज उठी। ये जानकर कि गू चेन उसके प्रति अपनी वफादारी जता रहा था, उसे काफी अच्छा लगा। जैसा कि उम्मीद थी, उसका उग्र रूप सामने आया, जिसने गू चेन को जरूर डरा दिया होगा। लेकिन अगले ही पल उसने गू चेन को कुछ कहते हुए सुना। नखरे करना बंद करो, मैं दूसरों के लिए शराब नहीं पीऊंगी। शेन युआन कुछ देर रुकी, उसकी निर्मल सुंदर आंखें संदेह भरी नजरों से उसे देख रही थीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं दूसरों के लिए शराब नहीं पीता। नहीं, मैंने प्रश्न के पहले भाग के बारे में पूछा था। प्यारा बनने की कोशिश करना बंद करो। शेन युआन के होंठ उसके ईमानदार बल्कि थोड़े से उदार स्वर को सुनकर फड़क उठे। क्या मैं नखरे दिखा रही हूँ? मैं तो आदेश दे रही हूँ। उसने अपनी पहले वाली उग्र शैली को बरकरार रखते हुए उसे घूर कर देखा। बार में बहुत शोर था और कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। गू चेन, जो उसके सबसे करीब थी, ने उसकी आवाज में शत्रुता का संकेत महसूस किया। गू चेन को उसकी लगातार नखरेबाजी और बनावटी व्यवहार की आदत हो गई थी। वह इस समय थोड़ी उत्तेजित बिल्ली के बच्चे जैसी लग रही है। उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, वह एक महिला के अधिकारबोध को समझता है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, आप नखरे नहीं कर रही थी, आप आदेश दे रही थी। उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से उसे फुसलाने का भाव था। इसका तात्पर्य यह है कि मैं केवल सुंदर या तेजतर्रार होने का दिखावा कर रही हूं और मैं आपको बेनकाब नहीं करूंगी। शेन युआन उसे स्तब्ध होकर देखता रहा। एक शक्तिशाली समूह की उत्तराधिकारी होने के नाते उनका अधिकार कहाँ है? वह तो सिर्फ दिखावा कर रही थी, लेकिन लोगों ने सचमुच उसे ऐसी शख्सियत समझ लिया जो सिर्फ प्यारी दिखने का नाटक करना जानती है। क्या उसमें जरा भी स्वाभिमान नहीं है? विशेषकर जब उसने लुओ चुसू को गू चेन को इतनी उम्मीद भरी नजरों से देखते हुए देखा तो वह खुद को रोक नहीं पाए। अब उसे बस इतना चाहिए कि गू चेन उससे वादा करे कि वह किसी और पर ध्यान नहीं देगा, दूसरों के लिए शराब नहीं पिएगा और केवल उसी का होगा। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि गू चेन का सिर उसके सिर के ऊपर आया और उसने धीरे से उसके सिर को सहलाया। अब तुम्हें और ड्रिंक्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ मेरे लिए। शेन युआन की आंखों में जमी हुई उदासी उसके सिर पर हल्के से हाथ फेरने से तुरंत दूर हो गई। वह अपने बालों को सक्रिय रूप से सहला रहा था, मानो खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रहा हो। मैं नखरे नहीं कर रही थी टिल्ड, उसकी आवाज में स्पष्ट रूप से नरमी आ गई। गू चेन हंसते हुए बोली, मैं नखरे नहीं कर रही थी। किसने कहा कि तुम नखरे कर रही थी? आप ये कहा। नहीं। शेन युआन को उसके स्पर्श से बहुत अच्छा लगा और वह उसकी बाहों में झुक गई। ठीक है, प्यारा दिखने का नाटक करना अच्छा लगता है। अधिकार और इस तरह की चीजें वास्तव में उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मासूम और भोला भाला व्यक्तित्व बरकरार रहना चाहिए। बदबूदार छोटे भाई इसमें मग्न है।
शेन युआन ने अपना सिर उसकी छाती से सटा लिया। असल में तुम तो बस प्यार जता रहे थे टिल्डा, जब मैं गुस्सा ही नहीं कर सकती तो क्या करूं। तुमने मुझे पूरी तरह से समझ लिया टिल। वास्तव में यह विश्वसनीय नहीं लगता, लेकिन तुम्हें मुझसे थोड़ा डरना होगा, नहीं तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं। यह अधिकार जताने का मामला है, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, मेरी चापलूसी नहीं करनी। शेन युआन धीरे धीरे गू चेंग में अपनी अधिकार भावना को स्थापित करना चाहती थी। दुर्भाग्यवश उसके शब्द रुई पर मुक्का मारने जैसे थे। हाँ, मुझे आदेश मिल गया है और मैं डरा हुआ हूँ। अधिकारी, मैं समझता हूँ, जो कहना है कह दो, हंस क्यों रहे हो। शेन युआन ने उसे अवाक होकर देखा और उसकी कमर को जोर से चुटकी काटी। गू चेंग को उसकी चुटकी से थोड़ा दर्द महसूस हुआ और वह बचने के लिए थोड़ा मुड़ा, लेकिन वह हंसे बिना नहीं रह सका। ये तो बिल्ली के बच्चे जैसा है, इससे डरने की क्या बात है। साथ ही प्राधिकरण भी। उन्होंने अनिच्छा से एक स्पष्टीकरण दिया, शायद जब लोग डरे हुए होते हैं तो वे अधिकारियों द्वारा पीटे जाने की निराशा को छुपाने के लिए थोड़ा हंसना चाहते हैं। शेन युआन ने अपनी पलकें ऊपर की ओर घुमाई, उसकी आंखों में थोड़ी सी खामोशी झलक रही थी। क्या सचमुच अब कोई अधिकार बचा ही नहीं है? लेकिन शेन युआन खुद को दिलासा देने में बहुत माहिर है। अरे नहीं, वह बहुत ही भिन्न सोच वाली व्यक्ति हैं। आइए इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखें। क्या गू चेंग अब उसकी बात नहीं सुन रहा है? उसने गू चेंग से पूछा कि क्या उसे डर लग रहा है। क्या उसने ये भी नहीं कहा था कि उसे डर लग रहा है? उसने अपरंपरागत तरीके से ही अधिकार हासिल किया। इस तरह सोचने से मुझे काफी अच्छा महसूस होता है। ऊपर देखते हुए उसने गू चेंग के सुडौल और आकर्षक जबड़े, उसके सुंदर चेहरे और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों को अपनी ओर देखते हुए देखा। मुझे अब बेहतर महसूस हो रहा है। उसने अपनी बाहों को गू चेंग की कमर के चारों ओर लपेट लिया। वह एक बुरा इंसान है, वह सिर्फ दूसरों पर हंसता रहता है। ... हे भगवान, तुम दोनों छेड़छाड़ करना बंद करो। हाँ, हम सभी मैच खेलने का इंतजार कर रहे हैं। वातावरण समूह की कई लड़कियां बातें कर रही थीं। लिन बेई और लिu यू ने बातचीत को आगे बढ़ाते हुए लुओ चुसू की ओर देखा, जो दयनीय और बटेर जैसी लग रही थी। ऐसा नहीं है कि गू चेंग और उसका साथी समय बर्बाद कर रहे हैं, बात सिर्फ इतनी है कि यह व्यक्ति पीना नहीं चाहता। हाँ, तुम्हें इसे पी लेना चाहिए। गू चेंग की एक गर्लफ्रेंड है, तुम उसके लिए क्यों पी रहे हो? तुम बस उनके लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो। लुओ चुसू ने अपना बचाव किया। नहीं, मैं इतनी शराब नहीं पचा सकता। मैं बस सोच रहा था कि गू चेंग मेरे लिए एक गिलास पी लेगा। भले ही तुम शराब पचा ना सको, हारने पर तुम सिर्फ बियर पियोगे, जबकि गू चेंग को शराब पीनी पड़ेगी। और तुम खुद को गू चेंग का दोस्त कहते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि इतनी शराब पीने से गू चेंग के पेट में दर्द हो जाएगा? लिu यू ने व्यंग्यपूर्वक कहा, इसके अलावा तुम्हारी भाभी अभी तुम्हें बचाने ही वाली थी। वो भी तो लड़की है, उसने उसे क्यों नहीं रोका? इन उपहास भरी आवाजों को सुनकर लुओ चुसू को बेहद दुख हुआ। गू चेंग ने सचमुच उसके लिए गेंद को रोका नहीं, लेकिन उसने पहले उसके लिए कप जरूर उठाया था। गलत। वह पेय पदार्थ उसे किसी मुश्किल परिस्थिति से निकालने के लिए नहीं था, बल्कि यह तो उसके खुद के नोट को न लेने की सजा थी। पूरे आयोजन को देखते हुए लड़के अधिक सक्रिय और मौज मस्ती करने के लिए अधिक इच्छुक थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी लड़के को लड़की का पत्र स्वीकार न करने पर कोई पे पीने की सजा दी गई हो। लुओ चुसू को देर से इस बात का एहसास हुआ और उसके दिल में शर्मिंदगी और कड़वाहट की गहरी भावना उमड़ पड़ी। गू चेंग अब उसकी बिल्कुल भी देखभाल नहीं करेगा। इसी मनोदशा में लुओ चुसू ने शराब को एक ही घूंट में पी लिया। जैसे ही उसने अपना वाइन का गिलास उठाया, वह बार बार गू चेंग की ओर चोरी छिपे देख रहा था। क्या गू चेंग को उसकी परवाह तभी होती है जब वह बेबस होती है? दुर्भाग्यवश गू चेंग ने उसे केवल उदासीनता से देखा, मानो यह कोई महत्वहीन और आकस्मिक नजर हो। ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। 17 अध्याय 17 शेन युआन ने सार्वजनिक रूप से अंगूठी निकाली। जोड़। अध्याय 17 शेन युआन ने सार्वजनिक रूप से अंगूठी निकाली। चेन लेई और लुओ चुसू के बीच हुई छोटी सी नोकझोंक ने धीरे धीरे उनकी मेज पर माहौल को खराब कर दिया। कुछ और बार खेलने के बाद मैंने खेलना बंद कर दिया, लेकिन जीवंत माहौल बनाने की जिम्मेदारी संभाल रही लड़की ने तुरंत एक नया और अधिक रोमांचक खेल तैयार कर लिया। इस बार ये केवल उनकी मेज तक ही सीमित नहीं है। सब लोग स्टेज के आगे चलते हैं और कुछ और हैंडसम लड़कों और खूबसूरत लड़कियों को बुलाते हैं।
क्यों ना हम आंखों पर पट्टी बांधकर व्यक्ति को ढूंढो का खेल खेलें। लड़कों की एक पंक्ति आगे खड़ी होगी और लड़कियां सुरागों के आधार पर उनके हाथों, पेट, कॉलरबोन आदि को छूकर व्यक्ति को ढूंढेंगी। ये खेल जोड़ों और एकल खिलाड़ियों दोनों के लिए उपयुक्त है। जोड़े एक दूसरे को समझने की अपनी क्षमता का परीक्षण कर सकते हैं ताकि यह पता चल सके कि क्या वे जल्दी से किसी को ढूंढ सकते हैं। जो जोड़े वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं, उनके बीच एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करने से उनके बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है। लिu यू और लिन बे, दोनों अविवाहित पुरुष, तुरंत बाहर निकल गए। चेन लेई अपने साथ लुओ चुसु को भी लेकर आया था। कुछ देर बाद वहां मौजूद सभी लोग उत्साहपूर्वक खेलने लगे। गु चेंग ने देखा कि शेन युआन वहीं स्थिर खड़ा रहा। तुम खेलना नहीं चाहते? शेन युआन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम खेलना चाहते हो? यह मुख्य रूप से आप पर निर्भर करता है। मैं खेलना नहीं चाहता, मैं दूसरे लोगों को छूना नहीं चाहता, मेरे अंदर सीमाओं का मजबूत बोध है। गु चेंग ने अपने होंठ सिकुड़े और मन ही मन मुस्कुराया। यह अच्छा है। शेन युआन ने उसे जोर से चुटकी काटी। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? क्या तुम्हें दूसरों द्वारा छुए जाने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर था कि आप ऊब जाएंगे। शेन युआन ने हाथ बांधकर कहा। तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें डर है कि मैं ऊब जाऊंगी? तुम्हारा मेरे लिए पवित्र बने रहने का जरा भी इरादा नहीं है। गु चेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं केवल वही राउंड खेलता हूं जिसमें आपको यह अनुमान लगाना होता है कि वह कौन है। बदबूदार छोटा भाई काफी वाकपटु था, लेकिन शेन युआन ने फिर भी उससे ऊपर से नीचे तक देखा और संदेह से पूछा, तुम्हें बेवफाई का शौक तो नहीं है? गु चेंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे संभव है? तो अगर मैं दूसरे लोगों को छूती हूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए जरा भी अधिकार भावना नहीं है? मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं। उसके गुलाबी होंठ गुस्से से फूले हुए थे। वह सचमुच गुस्से में लग रही थी क्योंकि उसके मन में उसके लिए कोई प्रबल अधिकार जताने की इच्छा नहीं थी। गु चेंग थोड़ा असमंजस में था। क्या उसे दूसरे व्यक्ति के प्रति अधिकार की भावना रखनी चाहिए? गु चेंग अभी यह सोच ही रहा था कि क्या जवाब दे, तभी खेल खत्म कर चुके उसके साथी वापस आ गए। शोरगुल ने उनकी बातचीत में बाधा डाल दी। और ठीक उसी क्षण शेन युआन ने अचानक आश्चर्य से वाह कहा, जिससे सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसने गु चेंग का विंडब्रेकर पहना हुआ था और आश्चर्य भरी नजर से उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा लाल डिब्बा निकाला। इसे खोलें और प्रकाश में एक अंगूठी हल्की सी चमकती हुई दिखाई देगी। हनी टिल्ड, मुझे लगा था कि तुमने मेरे लिए कोई तोहफा तैयार नहीं किया है। पता चला कि तुमने इसे यहीं छिपा रखा था। मेरा इंतजार कर रही थी कि मैं इसे ढूंढ लूं। तुम कितनी शरारती हो टिल्ड, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ टिल्ड। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके चेहरे को उसके चेरी जैसे लाल होठों ने कई बार चूमा। इस जीवंत वातावरण में एक दूसरे का उत्साहवर्धन और हौसला बढ़ाने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है, विशेषकर तब जब लड़कियां उपहार पाकर इतनी उत्साहित होती हैं और इतनी उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया देती हैं। बगल वाली मेज पर बैठे लोग झांक रहे थे। तालियों और हूटिंग का सिलसिला एक के बाद एक जारी रहा। वाह, ये लड़का कितना भाग्यशाली है। उसकी प्रेमिका बहुत खूबसूरत है और भावनात्मक रूप से भी बहुत खास है। उन्होंने उसे खूब चूमा होगा। इतना ही नहीं, उस आदमी ने उससे पूछा कि क्या वह खेल खेलना चाहती है और उसने कहा कि वह किसी और से मिलना नहीं चाहती। पहले तो उनकी मेज से भी ईक टिल्डीक की आवाजें आने लगीं। विशेषकर लिu यू और लिन बे, जो माहौल को बिगाड़ने में माहिर थे, उन दोनों को लगातार चुंबन करने के लिए उकसाते रहे। लेकिन जैसे ही वे दोनों चौकन्ने हुए, अचानक उनकी नजरें एक दूसरे पर पड़ीं। उन्होंने धीमी आवाज में धत्तेरे की कहा और इस बार कोई भी कोशिश काम नहीं आई। वे दो कछुओं की तरह अपने खोल में दुबक गए थे। ये बर्बाद हो गया, बर्बाद। क्या ये वही अंगूठी नहीं है जिसे गु चेंग बेचने की योजना बना रहा था? इस पर शिलालेख भी अंकित है। असल में गु चेंग इसे लौटाने की योजना बना रहा था, लेकिन पूछताछ करने पर उसे पता चला कि उत्कीर्ण अंगूठियां वापस नहीं की जा सकती। इसलिए वह इसे अपने साथ ले गया और इसे पुराने सामान बेचने वाले व्यापारी को बेचने की योजना बनाई। उसने सोचा कि इससे उसे कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे, वह इसे यूं ही फेंक तो नहीं सकता था। जब हम छात्रावास भवन में नीचे गए तो लुओ चुसु अभी भी वहीं थी, फिर चेन ली आई और फिर शेन युआन आई। अब तक की घटनाओं के चलते गु चेंग को लग्जरी स्टोर जाने का मौका ही नहीं मिला था और किस्मत के किसी अजीब मोड़ के चलते शेन युआन ने उसे ढूंढ लिया। शेन युआन की उत्साही और हंसमुख प्रतिक्रिया से गु चेंग को वास्तव में शर्मिंदगी महसूस हुई और उसे समझाने का कोई तरीका नहीं सूझा।
सौभाग्यवश वातावरण में अंधेरा था और शेन युआन ने उसे पकड़ रखा था, इसलिए दूसरों को उसके चेहरे पर जमे हुए भाव दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि उसने उसके चेहरे का अधिकांश हिस्सा ढक रखा था। अभी हम बस इतना ही कर सकते हैं। लेकिन इस समय एक और व्यक्ति था जिसका चेहरा भी स्थिर था, और वह थी लुओ चुसु जो अभी अभी बैठी थी। वह अनूठी गु चेंग द्वारा उसे उपहार में दी जाने वाली थी। उसे पूरा यकीन था। 2 महीने पहले उसने गु चेंग को उसी की एक तस्वीर भेजी थी और कहा था कि उसे वह बहुत पसंद आई। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि गु चेंग ने कल उसे मैसेज करके कहा कि वह छुट्टियों के लिए उसे एक छोटा सा सरप्राइज देना चाहता है। लुओ चुसु की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने शेन युआन को उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए और उससे अपने लिए बाल लगाने को कहते हुए देखा, जबकि उनके आसपास के लोग ईर्ष्यालु या चिढ़ाने वाली आवाजें निकाल रहे थे। मेरे दिल में व्याप्त कड़वाहट अतुलनीय थी। ये चीजें जो उसकी होनी चाहिए थीं, गु चेंग ने बड़ी बचत करके उसके लिए खरीदी थी। ये न केवल महंगी थी, बल्कि इनमें उसका प्यार भी समाया हुआ था। चेन लेई ने उसके लिए जो घटिया चीज खरीदी थी, 2-3 हजार रुपये का हार, वो उस शराब के बराबर अच्छी नहीं थी जो वह महिला ग्राहकों से खरीदता था। चेन लेई कई वर्षों से पाताल लोक में था और उसने हर तरह के लोगों को देखा था। वह लुओ चुसु के विचारों को एक नज़र में समझ जाता था। उसे नुकसान का एहसास हुआ, फिर भी वह गु चेन की दयालुता के लिए तरसती रही और किसी और से सच्चा स्नेह पाने के लिए तरसती रही, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। लेकिन लुओ चुसु को पराजित अवस्था में देखकर, उसे इस तरह आगे झुकते हुए देखकर मानो वह उस व्यक्ति को वापस छीन लेना चाहता हो, चेन लेई चुपचाप खड़ा नहीं रह सका और कुछ नहीं कर सका। मिस शेन युआन इस समय बहुत खुश हैं। अगर लुओ चुसु ने माहौल खराब किया तो उसकी मौत निश्चित है। लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी, इस तरह की महिलाओं से निपटना बहुत आसान था। चेन लेई ने उस व्यक्ति का कंधा पकड़कर उसे वापस उसकी सीट पर खींच लिया, मानो उसने उसके इस व्यवहार पर ध्यान ही न दिया हो, और बहुत ही नरमी से कहा, बेबी, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, तुम्हें दूसरों से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। कल का उपहार 520 के लिए एक छोटा सा तोहफा था। आज 21 मई है और हम आधिकारिक तौर पर एक कपल बन गए हैं। मैंने तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर कुछ तैयार किया है। मेरी नज़र चमकती हुई स्क्रीन पर पड़ी। चेन लेई के कार्यों ने उसकी समझ को चकनाचूर कर दिया। चेन लेई ने ताउबाओ नहीं खोला, बल्कि इसके बजाय एक लग्जरी सामान की दुकान के कर्मचारी का वीचैट अकाउंट खोला। बेबी, तुम्हें कौन सा बैग पसंद है? मैं दुकानदार से तुम्हारे लिए उसे आरक्षित करने को कह देता हूँ, या फिर मैं तुम्हें अपना बिजनेस कार्ड दे देता हूँ और तुम सीधे उनसे बात कर सकती हो। मुझे सच में समझ नहीं आता कि लड़कियों को क्या पसंद होता है। तब इसके बाद चेन लेई ने अपना बिजनेस कार्ड उस लग्जरी स्टोर के सेल्स क्लर्क को दे दिया। इस बार चेन लेई ने लुओ चुसु को भावनात्मक रूप से बहुत महत्व दिया। उसने सेल्स एसोसिएट का बिजनेस कार्ड भी लुओ चुसु को नहीं दिया, बल्कि लुओ चुसु को खुद पहल करके उसे अपना ग्राहक बनाने दिया। अंदर मौजूद सेल्स असिस्टेंट्स को इतनी ध्यानपूर्वक अभिवादन करते और उसके साथ संबंध बनाने के लिए उत्सुक देखकर उसकी आत्मसम्मान की भावना पूरी तरह से संतुष्ट हो गई। ये शनेल स्टोर का एक कर्मचारी है। वह पहले भी वहां खरीदारी कर चुकी थी, लेकिन सभी सेल्स असिस्टेंट्स का व्यवहार किसी विलासिता की वस्तु जैसा था और वे उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। पर अब, नमस्कार महोदया, आपको किस तरह की शैली पसंद है? आप आमतौर पर किस तरह के कपड़े पहनती हैं? या आप किस तरह के अवसरों पर जाती हैं? यदि सुविधाजनक हो तो कृपया मुझे बताएं और मैं आपको पोशाक चुनने में मदद करूंगी। एक बार जब आप अपना चयन कर लेंगे तो हम किसी को आपके घर पर डिलीवरी करने के लिए भेजेंगे। लुओ चुसु की निगाहें मानो स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। उसे काउंटर पर ले जाने की कोई जरूरत नहीं थी, वह सीधे वीचैट पर ऑर्डर दे सकती थी और उसे अपने घर मंगवा सकती थी। क्या अमीर लोग इसी तरह से चीजें खरीदते हैं? आप बहुत दयालु हैं टिल्ड। लुओ चुसु ने तिरछी नजर से उसकी ओर देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। उसे एहसास हुआ कि यह आदमी अपने नखरेबाज व्यवहार और उसके प्रति दिखाए गए उग्र गुस्से के बावजूद वास्तव में काफी आकर्षक था। चेन लेई मुस्कुराया, जब तक बच्चा खुश है। 18 अध्याय 18, मेरी प्रेमिका के बारे में उसकी पीठ पीछे बात मत करो। जोड़ अध्याय 18, मेरी प्रेमिका के बारे में मेरी पीठ पीछे बात मत करो। शेन युआन शौचालय गई। चेन लेई ने अभी अभी उनके लिए सिगरेट पीने जाने का इंतजाम किया था। भाग्य के किसी विचित्र मोड़ के कारण केवल गु चेंग और लुओ चुसु ही बचे रहे। गु चेंग ने अभी अभी बाकी लोगों के साथ काफी शराब पी ली थी और अब वह सोफे पर लेटा हुआ था। उसकी ठुड्डी थोड़ी उठी हुई थी, उसका जबड़ा साफ और चिकना था, उसकी नाक ऊंची और सीधी थी और उसकी आंखें बंद थीं। उसका रूप रंग बेमिसाल था।
वहां से गुजरने वाली लड़कियां उसे एक दो बार देखती, लेकिन बातचीत शुरू करने की इच्छा को दबा लेती। आखिरकार यह आकर्षक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ आया था, और हर कोई उस जीवंत माहौल को देख सकता था जिसमें वे अभी अभी थे। कई लड़कियां दबे स्वर में प्रशंसा की आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाईं। वह बहुत ही आकर्षक है और अपनी प्रेमिका के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। अगर मेरा बॉयफ्रेंड ऐसा होता तो मैं एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं करती। वह बिल्कुल भी अय्याश नहीं लगता, इसलिए जाहिर है उसकी गर्लफ्रेंड निश्चिंत है। और उनकी टेबल पर बैठे दूसरे आदमी को देखो, मैंने अभी अभी उसे वीचैट पर एक लड़की को ऐड करते देखा है। चुप रहो, अपनी आवाज धीमी रखो, उस लड़के की प्रेमिका वहां है। लुओ चुसू ने ये आवाजें साफ साफ सुनी, उसके हाथ उसकी सफेद जीन्स को कसकर पकड़े हुए थे। जैसे कि वो पता चला, मनुष्य बहुत लालची प्राणी होते हैं। मुझे सब कुछ चाहिए। उसने अपना सिर घुमाकर गु चेंग की ओर देखा और खुद को उसे पुकारने से रोक नहीं पाए। भाई गु चेंग। गु चेंग ने अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाईं और लुओ चुसू को देखा, जो रोने ही वाली लग रही थी। उसने अपनी कनपटी मली, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और अंत में उसने कुछ नहीं कहा, बस उसे चुप रहने का इशारा किया। यहां आने के बाद से गु चेंग ने अपनी पहल पर उससे बात तक नहीं की है। जब सिर्फ दो ही लोग होते हैं तो ऐसा क्यों होता है? लुओ चुसू ने हैरानी भरे चेहरे से पूछा, भाई गु चेंग, क्या आप अब भी मुझसे नाराज हैं? भले ही हम सिर्फ दोस्त हों, आपको मुझसे एक शब्द भी न बोलने की जरूरत नहीं है। उसे अपने करीब आते देख गु चेंग ने भौहें चढ़ाईं और उससे दूर हट गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दोस्त हैं, बल्कि हम सच में दोस्त हैं। हाँ, हम तो बस दोस्त हैं, लेकिन तुम मेरा ख्याल रखते थे। हम इतने सालों से एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, और आज तुम मुझसे अपने लिए एक ड्रिंक पीने को कह रहे हो। गु चेंग ने बेबसी और मनोरंजन के मिले जुले भाव से उसकी ओर देखा। मैंने तुमसे पहले ही वादा किया था कि मैं आज तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा और मैं तुमसे अब और संपर्क नहीं करूंगा। हालांकि हम एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं और दोस्त हैं, ये बात दूसरों को अच्छी लगती है, लेकिन वे इसे आसानी से कह नहीं पाते। चेन ले शायद ज्यादा अटकलें नहीं लगाना चाहता था, इसीलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। चूंकि तुम पहले से ही किसी के साथ हो, इसलिए तुम्हें शक से बचना चाहिए। ये तुम्हारे भले के लिए है। तुम्हें समझदार बनना चाहिए। अपने पूरे जीवन में गु चेंग को बहुत सारी मदद और दया मिली है, और वह भी दूसरों को दया देना चाहता है। इसलिए उनके शब्द स्पष्ट थे। वह रिश्ते तोड़ना और दूरी बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन साथ ही वह उसे यह सलाह देकर उसकी प्रतिष्ठा को भी बनाए रखना चाहते थे कि वह दोनों तरफ से फायदा उठाने की कोशिश न करे और अधिक केंद्रित रहे। दुर्भाग्यवश उनका सामान्य सौम्य स्वर, साथ ही उनके द्वारा कहे गए दोस्त और चूंकि तुम किसी और के साथ हो जैसे शब्द उसे कड़वे लगे। इससे उसे शिकायत करने का और अधिक आत्मविश्वास मिलता है। क्या आपको नहीं लगता कि वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता? उसने सबके सामने मुझसे बहस की, मुझ पर चिल्लाया, मुझे शराब पीने के लिए मजबूर किया, और यहाँ तक कि यहाँ की महिला ग्राहकों के साथ छेड़छाड़ भी की। मुझे नहीं पता कि आप दोनों का आपस में कैसा रिश्ता है, और मैं आपके मामलों में दखल नहीं देना चाहता। मुझे उसके चरित्र के बारे में भी कुछ नहीं पता। लेकिन चूंकि आपको लगता है कि वह आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और एक बुरा इंसान है, फिर भी आप उसके साथ हैं, तो क्या यह आपकी अपनी पसंद नहीं है? गु चेंग के चेहरे पर हैरानी का भाव झलक उठा। उसने कठोर शब्दों को निगलते हुए शांत भाव से कहा, क्या यह आपकी पसंद थी? लुओ चुसू थोड़ी हैरान थी। उसने तो ये सब कह दिया था, तो फिर गु चेंग उसकी तरफ से क्यों नहीं बोल रहा था? क्या वह उसके प्रेमी होने के बावजूद भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता था? उसे गु चेंग की आवाज में थोड़ी अधीरता और व्यंग्य का भाव महसूस हुआ और उसने अपना अड़ियल रवैया छोड़ दिया। इसके बजाय उसने अपना लहजा नर्म किया और उसे कुछ सलाह दी। भाई गु चेंग, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे बस इतना लगता है कि हम एक परिवार हैं और क्या हमें बाहरी लोगों के खिलाफ एकजुट नहीं होना चाहिए। और मुझे तुम्हारी भी चिंता है। तुम उसे पहले जानते भी नहीं थे। जिस लड़की से तुम मिले हो वो साफ तौर पर अच्छी औरत नहीं है। मिलते ही वो तुमसे इतनी चिपकी रहती है, और इतनी उम्रदराज होने के बावजूद वो इतनी बेबाकी और धृष्टता से बातें करती है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन शायद तुम्हारे साथ पहले भी वो कई लोगों के साथ रह चुकी है। मुझे लगता है कि वो बस तुम्हारे साथ मजे करना चाहती है। गु चेंग तुरंत सोफे से उठ खड़ा हुआ। उसने अपने दांत भींच लिए, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को भी गाली देने ही वाला हो। अंततः मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की।
किसी को भी आत्मसिद्धि के जाल में नहीं फंसना चाहिए, इसलिए उसे लुओ चुसू को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं थी। मेरी प्रेमिका के बारे में मेरी पीठ पीछे बात मत करो। उसने अपनी बची खुची गरिमा को बचाए रखा और उससे और बात करने में बहुत आलस महसूस कर रहा था। वह ठंडी, गंभीर आवाज एक चेतावनी की तरह थी, कुछ ऐसा जो लुओ चुसू ने पहले कभी नहीं सुना था, और सभी चौंक गए। गु चेन को मुड़कर अंधेरे और शोर में गायब होते हुए देखकर लुओ चुसू की आंखों में गहरी नाराजगी झलक रही थी। गु चेन उस महिला पर क्यों गुस्सा होगा जिसे वह कुछ ही समय से जानता था? वह उसे परेशान करने के लिए उस पर नखरे दिखा रहा होगा। ... आपको लग सकता है कि लुओ चुसू मूर्ख है, लेकिन वास्तव में वह बहुत ही धाराप्रवाह बोलता है। आप कह सकते हैं कि वह होशियार है। गु चेंग ने उसे पीठ पीछे बुराई न करने के लिए कहा था, और उसने ऐसा करना बंद कर दिया। लेकिन वह इतनी मूर्ख थी कि शेन युआन के पास जाकर उसके बारे में व्यंग्यपूर्ण टिप्पणियां और गपशप करने लगी। बार के शौचालय विशाल और शांत थे, और वहां कोई तेज संगीत नहीं बज रहा था। शेन युआन की गोरी हथेलियों पर पानी एक खंभे की तरह गिर रहा था, जबकि दूसरे सिंक पर चेन लेई भी अपने हाथ धोने के लिए झुका हुआ था। दोनों ने गुप्त एजेंटों की तरह व्यवहार किया जो एक गुप्त मुलाकात की योजना बना रहे थे। गु चेन के साथ रहते समय शेन युआन ने जो कोमलता और स्नेह दिखाया था, उसे त्यागकर अब उसकी आंखों में एक ठंडा और तीखापन था, और वह शांति से अपने सामने बहते पानी को निहार रही थी। चेन ले, तुम बेवजह उससे बहस क्यों कर रहे हो? सिस्टर युआन, वो बहुत परेशान करने वाली है। उन्होंने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। चेन लेई ने अनजाने में ही पलटवार किया, और जब शेन युआन ने उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया तो उसने उसके चेहरे पर असंतोष देखा। उन्होंने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिस्टर युआन, क्या आपने मुझे सिर्फ उसे थप्पड़ मारने के लिए अपने साथ अभिनय करने के लिए नहीं कहा था? वह चाहती थी कि लुओ चुसू देखे कि वे दोनों कितने प्यार करने वाले हैं, ताकि वह गु चेन को बदला लेने में मदद कर सके, लेकिन उसे ये भी डर था कि गु चेन का कोमल हृदय उसे फिर से दौड़कर आने के लिए मजबूर कर सकता है अगर वह अपनी बचपन की प्रेमिका को प्रताड़ित होते हुए देखे। चेन लेई ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, और अब वो गु चेन को ढूंढने के लिए इतनी दूर आ रही है। क्या वो खुद ही अपने लिए मुश्किलें खड़ी नहीं कर रही है? मैंने तुम्हें जो काम सौंपा था वो था लोगों पर नजर रखना। तुमने लोगों के साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, अगर मैं तुमसे दोबारा रिश्ता तोड़ दूं तो मैं जाकर गु चेन के पास रोऊंगी और मुझे घिन से मार डालने की कोशिश करूंगी। बहन युआन मुझसे रिश्ता तोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकती। असल में मैंने एक तरह से उनकी मदद ही की, क्योंकि गु चेन ने उनके लिए शराब नहीं पी। ये सुनकर शेन युआन को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये सच है, लेकिन खुद को इतना बड़ा मत समझो। मेरा प्रेमी बहुत ही समझदार इंसान है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम उसकी मदद करती हो या नहीं। लुओ चुसू उससे बात करने ही गई थी। क्या? बहन युआन, गुस्सा मत करो। वह गुस्से में है। तुम क्या कह रहे हो? खुलकर बोलो। चेन लेई ने उन दोनों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा दिया। शेन युआन ने उसे ध्यान से देखा। सचमुच? सच में? क्या मैं तुमसे झूठ बोलने की हिम्मत करूंगी? मुझे लगता है कि गु चेन तुम्हारा साथ देने लगा है। शेन युआन ने दीवार पर टंगे टिश्यू बॉक्स से एक टिश्यू निकाला और धीरे धीरे अपनी उंगलियां पोंछीं। उसकी आवाज भावहीन थी, लेकिन उसकी आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि छिपी हुई थी। क्या तुम्हें बकवास करने की जरूरत है? बेशक मेरा बॉयफ्रेंड मेरे साथ है। जी हाँ, तो मैं उससे कब रिश्ता तोड़ सकता हूँ? शेन युआन ने उसकी ओर टिश्यू पेपर की एक सिकुड़ी हुई गेंद फेंकी। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? क्या तुम्हें पुनर्जन्म की जल्दी है? हमारे रिश्ते के स्थिर होने तक रुक जाओ, फिर अलग हो जाना। वैसे क्या तुम्हें वो खूबसूरत नहीं लगती? उसके साथ डेटिंग करने से तुम्हारी जिंदगी में क्या दखल है? चेन लेई ने गहरी नाराजगी के साथ कहा। सुश्री युआन, मुझे नहीं पता कि उन्हें इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। वह मुझे नियंत्रित करना चाहती हैं और मेरे माता पिता से भी मिलना चाहती हैं। मुझे अभी भी एक उपयुक्त जीवन साथी ढूंढना है। अगर आप शादी करना चाहती हैं तो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छा होना चाहिए ताकि कोई आपसे शादी करने को तैयार हो। आपका चेन परिवार अभी भी मुझ पर निर्भर है। अगर आप सब कुछ ठीक से संभालती हैं तो मैं आपके लिए व्यवस्था कर दूंगा। चेन लेई ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसी का इंतजार कर रहा था। चेन लेई सबसे पहले रवाना हुए। शेन युआन दर्पण के सामने खड़ी थी। चेन लेई द्वारा गु चेन के उसके लिए बोलने और क्रोधित होने के बारे में कही गई बात को याद करते हुए उसने लापरवाही से अपनी कनपटी पर बिखरे हुए बालों को समेटा। केरेन जब आनंद ले रही थी तभी उसे एक बिन बुलाए मेहमान की आवाज उसके कानों में सुनाई दी।
मेरे भीतर घृणा की तीव्र लहर उमड़ पड़ी। सिर ऊंचा करो। फिर एक युवा और तेजस्वी चेहरा नजर आया। बहन टिल्ड, ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। #19 अध्याय 1 की आपको जरूरत से ज्यादा श्रेय देता है। जोड़ अध्याय 19 शेन युआन, मैं तुम्हें जरूरत से ज्यादा श्रेय दे रहा हूं। शरीर से चिपकी हुई तंग पोशाक शेन युआन के सुडौल शरीर को उभार रही थी। उसके काले बाल एक कंधे पर लहरा रहे थे और बाथरूम की तेज रोशनी में उसका कोमल चेहरा और भी भावहीन लग रहा था। क्या हुआ छोटी बहन? लेकिन शायद शेन युआन के अच्छे रवैये की आदी होने के कारण लुओ चुसू ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि इस समय शेन युआन की मुस्कान में लापरवाही भरी अवमानना का भाव छिपा हुआ था। बाकी सब लोगों की तरह मैं भी उससे बड़े स्तनों वाली बेवकूफ मूर्ख खूबसूरत औरत समझता था। बहन, क्या तुम सचमुच गू चेन के प्रति ईमानदार हो? बिल्कुल, क्या गलत है? मैं अपनी बहन से मिलने आया था, बस इतना ही। मेरा भाई उस तरह का इंसान। शेन युआन ने हाथ धोते समय अपनी अंगूठी उतारकर सिंक पर रख दी। प्रकाश से सोने की अंगूठी पर परावर्तित होकर उसके चारों ओर एक प्रभामंडल बना रहा था और लुओ चुसू के दृष्टिकोण से अंगूठी के अंदर खुदे हुए शब्द स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। लुओ चुसू की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। CS, उसका नाम। क्या शेन युआन ने इसे नहीं देखा? अंगूठी देखने से पहले वह केवल शेन युआन को यह अप्रत्यक्ष रूप से बताना चाहती थी कि वह और गू चेंग एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं और उनके बीच गहरा रिश्ता है, ताकि शेन युआन पीछे हट जाए। पर अब लगता है हमें इसे इतना जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। बस शेन युआन को याद दिला दीजिए कि वह अंदर की नक्काशी को देख ले। लुओ चुसू ने अंगूठी की ओर इशारा करते हुए स्पष्ट रूप से कहा, भाई गुचिंग, असल में उनका परिवार बहुत संपन्न नहीं है। उसे इस तरह की चीज खरीदने के लिए लंबे समय तक पैसे बचाने पड़ेंगे, लेकिन आपके पास इतने पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसे प्रेम का कोई अनुभव नहीं है। इसलिए अगर आप सचमुच उससे प्यार करती हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। शेन युआन खिलखिलाकर हंस पड़ी। उनके गुलाबी होंठ एक विजयी मुस्कान में बदल गए। हमें किस दृष्टिकोण से उसे गू चेन के साथ अच्छा व्यवहार करने की सलाह देनी चाहिए? क्या उसे यह कहने की जरूरत है? और फिर उन्होंने अंगूठी का जिक्र किया। गू चेन को लंबे समय तक पैसे बचाने की जरूरत है। वह अप्रत्यक्ष रूप से यह जताना चाहती थी कि गू चेन उसके साथ रहने से दबाव महसूस कर रहा है और उसे गू चेन के साथ छेड़छाड़ करना बंद कर देना चाहिए। या फिर मुझे उसे यह बताना चाहिए कि यह अंगूठी असल में लुओ चुसू के लिए थी। हालांकि शेन युआन नाराज नहीं थी। उसके लिए यह एक अच्छा मौका था कुछ सत्यापित करने का और ये देखने का कि गू चेन किसका साथ देगा। शेन युआन ने हाथ बढ़ाकर सिंक से अंगूठी उठाए और धीरे से उसे अपनी पतली उंगली में पहन लिया। उसकी नज़र अंगूठी पहनने के तरीके पर पड़ी और उसने शांत स्वर में उससे बात की। छोटी बहन, मैंने एक बार तुमसे अकेले में बात करने के बारे में सोचा था, लेकिन क्या तुम जानती हो कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया? सबसे पहले तो मेरा प्रेमी बहुत ही कोमल हृदय का है और मुझे डर है कि वह सोचेगा कि मैं तुम्हें धमका रही हूं। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता कि आप जैसे महत्वहीन व्यक्ति मेरे समय के लायक हैं। लेकिन तुमने अपनी मर्जी से मुझे ढूंढने की हिम्मत की। शेन युआन ने अंगूठी को उसकी उंगली के तलवे पर पहनाया, उसे उठाकर उसकी ओर देखा और उसे व्यंग्यपूर्ण और तिरस्कारपूर्ण नजर से देखा, जो उसकी पहले की कोमल और सौम्य छवि के बिल्कुल विपरीत था। सच में, मैं तुम्हारे प्रति बहुत दयालु रहा हूं। जैसे ही आखिरी शब्द खत्म हुआ, उसने अंगूठी वाला हाथ उठाया और लुओ चुसू के गोरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। उसने अत्यधिक बल का प्रयोग किया। थप्पड़ पड़ते ही लुओ चुसू स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे का आधा हिस्सा तुरंत लाल और सूज गया। इसके अलावा अंगूठी के किनारे और कोने नुकीले थे, जिनसे उसके गोरे और नाजुक चेहरे पर सीधे खून का निशान पड़ गया। उसे अपने हाथ पर मुट्ठी भर खून महसूस हुआ, जिससे वह इतनी चौंक गई कि तुरंत चीख पड़ी। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शेन युआन ने ठंडे लहजे में उपहास करते हुए कहा, ऐसा क्या है जो मैं करने की हिम्मत नहीं करूंगा? मैं गू चेन को बता दूंगी। वो तुम्हारे जैसी हिंसक औरत के साथ नहीं रहेगा। शेन युआन ने हंसते हुए कहा, शायद वह सचमुच किसी हिंसक महिला के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन उसे यह बात पता नहीं है। मैं आपको सलाह देता हूं कि आप बेतुकी बातें न करें। मेरा परिवार मेरे दादा के दादा की पीढ़ी से ही बहुत धनी रहा है। मैं तुम्हें यहां से पूरी तरह गायब कर सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं अपने प्रेमी की मेरे प्रति भावनाओं के बारे में सोच रही थी। मुझे तुमसे बेहतर पता है कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ था,
तुम्हें मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस बात पर खुश होना चाहिए कि तुम दोनों कभी सच में साथ नहीं थे, वरना तुम गु चेन की दोस्त बनकर यहाँ नहीं होती, बल्कि तुम गु चेन की मृतपूर्व प्रेमिका बनकर बीजिंग के किसी अनजान नाले में पड़ी होती। लुओ चुसु उसकी वर्तमान शक्ल देखकर इतनी भयभीत हो गई कि वह 2 कदम पीछे हट गई। तुम मुझे धमका रही हो? शेन युआन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आप इसे मेरी धमकी समझ सकती हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह सोच विचार कर लें। वैसे भी क्या आपका पहले से कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? अगर आप अब भी गु चेन को पाना चाहती हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा? शेन युआन समझ गई थी कि लुओ चुसु दोनों पक्षों को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह चेन ले द्वारा दिए जाने वाले संसाधनों और लाभों को स्वीकार करने के लिए अधिक इच्छुक थी, अन्यथा वह केवल खोखले वादे करने के लिए नहीं आती। शेन युआन इस बात से और भी ज्यादा क्रोधित हो गई। जिस व्यक्ति को वह इतना प्यार करती थी, उसे दूसरों द्वारा महज एक बैकअप विकल्प के रूप में कैसे देखा जा सकता था, जिसके साथ लापरवाही से व्यवहार किया जाए। लेकिन फिलहाल उसका लुओ चुसु के साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं है। अगर कुछ गलत हो जाए और गु चेन का क्रूर रूप सामने आ जाए, जिससे लोग डरकर भाग जाएं, तो क्या होगा? अगर आप उसे डराकर भगा भी देंगे तो भी वह डरेगी नहीं। वह गु चेन को वापस लाने के लिए चरमपंथी तरीके भी अपना सकती है। वे एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले जोड़े की तरह प्यारे और स्नेहपूर्ण हो सकते थे। गु चेन को वह कोमल और प्यारी लगती थी और वह उसे खूब लाड़ प्यार भी करता था। उसे जो चाहिए था वह मिल चुका था, तो फिर बात को इतना पेचीदा क्यों बनाना? लुओ चुसु काफी देर तक चुप रही। शेन युआन ने कुछ देर विकल्पों पर विचार किया, फिर उसके कान के पास झुककर कहा, गणना करो कि गु चेंग ने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है, उसे लौटा दो और हमारी नजरों से दूर चले जाओ, फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? ये तो पूरी तरह से उसकी अपनी पसंद थी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसे दूसरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, वह गाल जो उसके हाथ से ढका नहीं था। शेन युआन की आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें खून की प्यास से भरी क्रोध की झलक दिखाई दी। इस बारे में आपसे कोई बात नहीं कर रहा है। चाहे वह तैयार हो या न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तैयार नहीं हूं। क्या आप इस समय किसी नए ड्रामा में तीसरी महिला मुख्य भूमिका के लिए बातचीत कर रही हैं? इसे वापस दे दीजिए, मैं इसमें शामिल नहीं हो रही हूं। आपका करियर कैसा रहेगा या गु चेन का आप पर कितना कर्ज है, चुनाव आपका है। लुओ चुसु बहुत डर गई थी, वह उसे बहुत अच्छी तरह जानती थी। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, अहंकारी और दबंग स्वभाव वाली शेन यान ने पीछे मुड़कर देखा। अगले ही पल जो महिला कुछ देर पहले तक शत्रुता से भरी हुई थी, वह अचानक गिर पड़ी और उसके सामने बैठ गई। तब गु चेंग अचंभित होकर अंदर आया। हनी, बहुत दर्द हो रहा है। पलक झपकते ही शेन युआन की आंखें लाल हो गईं और उसने अपने हाथ जमीन पर टिका दिए। गिरने के बल से उसके गोरे हाथ लाल हो गए और जमीन की धूल से सन गए। ये बेहद खूबसूरत महिला कोमलता की गहरी भावना से भरी हुई है, बस एक झलक ही आपका दिल तोड़ने के लिए काफी है। गु चेंग ने तुरंत शेन युआन को उठने में मदद की, लेकिन शेन युआन को गिरने से बहुत दर्द हो रहा था और वह बिना किसी सहारे के केवल गु चेंग के सहारे ही खड़ी हो पा रही थी। काफी देर तक वह खड़ी नहीं हो पा रही थी। आपने वह कैसे किया? शेन युआन उसकी छाती से लगकर बोली, उसकी आवाज भावनाओं से भर गई थी। मेरी बहन ने मुझे धक्का दिया। -20 अध्याय 20 पतिदेव, वह मुझे मारने वाले हैं। जोड़ अध्याय 20 पतिदेव, वह मुझे मारने वाले हैं। बार के शौचालय से आ रही आवाज ने बाहर खड़े लोगों का ध्यान आकर्षित किया। शोर सुनकर चेन लेई भी दौड़कर आया और भीड़ को चीरते हुए लुओ चुसु के पास पहुंचा। क्या हुआ? वह सबकी निगाहों के घेरे में था। आकाश से गिरता हुआ एक काला बर्तन। लुओ चुसु की जल्दबाजी में दी गई व्याख्या, लगभग अवचेतन रूप से। मैंने नहीं मारा, उसने मुझे मारा। जमीन पर गिरने वाले शेन युआन को कोई चोट नहीं आई। लुओ चुसु का चेहरा लाल सूजा हुआ और खून से लथपथ था, जिससे साफ पता चलता था कि उसे थप्पड़ मारा गया था। हालांकि चूंकि शेन युआन पहले ही कदम उठा चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसके पास इससे निपटने का एक तरीका था। इतना ही नहीं, उसने लुओ चुसु से बहस करना इसलिए शुरू किया था ताकि वह गु चेन के दिल की परीक्षा ले सके और देख सके कि पलड़ा किसकी तरफ झुकता है। शेन युआन ने अपना सिर उठाया। गु चेन की प्रश्नपरक निगाहों से उसका सामना हुआ और उसकी आंखों में एक चमकता हुआ आंसू भर आया। उसकी श्वेत गालों पर साफ सुथरे आंसू बह रहे थे और वह सिसकते हुए बोल रही थी, हाँ, मैंने उसे मारा, लेकिन यह उसकी गलती थी।
उसने कहा कि तुम मुझसे सिर्फ मजाक करना चाहते थे, तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते थे। लुओ चुसु की तीक्ष्ण आवाज सुनाई दी, मैंने ऐसा नहीं कहा भाई गु चेंग। हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। शेन युआन रुक गया, हिरन की तरह घबराकर इधर उधर देखने लगा, मानो वह कुछ ऐसी बातें कहना चाहता हो जो दूसरों के लिए सुनना उचित न हो। वह गु चेन के कान के पास झुक गई, उसकी कमजोर आवाज में अपार आक्रोश और आरोप भरे हुए थे। उसने कहा कि चूंकि हम एक दूसरे को थोड़े समय से ही जानते हैं और चीजें इतनी तेजी से आगे बढ़ी हैं, इसलिए मैं जरूर कोई संदिग्ध महिला हूं। गु चेंग, मैंने तुम्हें अपना पहला अनुभव दिया, मैं पूरी तरह निर्दोष हूं, लोग मेरे बारे में ऐसी बातें कैसे कह सकते हैं। गु चेंग, तुमने कहा था कि तुम मेरी रक्षा करोगे। सिर्फ इसलिए कि तुम उसे लंबे समय से जानते हो, तुम उसका साथ नहीं दे सकते। मुझे अकेला मत छोड़ो। उसने उसकी कमर के चारों ओर लिपटे कपड़े को कसकर पकड़ लिया। कभी चिकना दिखने वाला कपड़ा अब झुर्रियों से भरा हुआ है। गु चेन को उसकी घबराहट का स्पष्ट अंदाजा हो गया था, उसकी आवाज में व्याप्त जल्दबाजी और भय ने उसे अपनी बातों में तरकीन बना दिया था। उसे डर था कि अगर उसने अपनी पुरानी दोस्त के प्रति पक्षपात दिखाया तो वह उसे छोड़ देगी। उसके और लुओ चुसु के बीच की दूरी 1 मीटर से भी कम थी। चेन लेई लुओ चुसु को सांत्वना दे रही थी। घूमते हुए लालटेन की तरह दृश्य फिर से प्रकट होते हैं। चेन लेई की पीठ से अलग हुए गु चेन की नजरें लुओ चुसु की आंखों से मिली, जो उसकी मदद और सुरक्षा के लिए तरस रही थी। लेकिन इस बार गु चेन ने जरा भी दया नहीं दिखाई। शेन युआन के साथ उनका रिश्ता आकस्मिक था और उनके बीच गहरी भावनाएं नहीं थीं। हालांकि शेन युआन ने उन्हें अपना कौमार्य दिया और यहाँ तक कि उनका बेबाक और अनियंत्रित व्यवहार भी केवल उनके लिए ही था। वह उनकी पहली प्रेमिका थी। हमें दूसरों को ऐसा कहने की अनुमति क्यों देनी चाहिए? एक आदमी का वचन ही उसका बंधन होता है। अगर वह उसकी देखभाल करने और उसकी रक्षा करने का वादा करता है, तो वह अपना वादा निभाएगा। इसके अलावा क्या लुओ चुसु ने अभी सोफे पर बैठे हुए उससे कुछ ऐसा ही नहीं कहा था? उसे लंबे समय से जानने के कारण। दरअसल हम एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं, इसीलिए गु चेन बेहतर ढंग से समझ पाती है कि उसमें कितना बदलाव आया है। असल में आज छात्रावास में नीचे गु चेन द्वारा की गई मदद आखिरी बार थी, ताकि वह उस दयालुता का बदला चुका सके जो उसने उसकी जवानी में उसके प्रति दिखाई थी। अब यह स्पष्ट है कि दोस्ती टूट चुकी है और रिश्ता पूरी तरह से बिखर गया है। गु चेंग ने घृणा भरी निगाहों से लुओ चुसु की ओर देखा। हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है और हमारे बीच जो कुछ भी होता है उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। ये हम दोनों के बीच की बात है। अब से बस ऐसा दिखावा करें कि आप हमें नहीं जानते और हमें परेशान न करें। गु चेंग यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वह मुड़ गया और अपने आदमियों के साथ जाने ही वाला था कि चेन लेई ने उसे रोक लिया। चेन लेई ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा ली, मानो खाने की मेज पर उन्होंने जो सौहार्द विकसित किया था वह सब गायब हो गया हो। मैंने तुम लोगों को ड्रिंक्स के लिए बुलाया था और मैं दोस्ती करने आया था। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मेरी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर इस तरह थप्पड़ मारा, क्या तुम इसे यूं ही जाने दोगे? गु चेन की बाहों में मौजूद व्यक्ति बेजान सा लग रहा था और दर्द से धीरे धीरे सिसक रहा था। विशेषकर चेन लेई के चिल्लाने के बाद उसका पूरा शरीर उसकी बाहों में कांपने लगा। गु चेंग ने अपनी बाहों को उसके कंधों के चारों ओर कसकर लपेट लिया और अपने हावभाव से यह प्रदर्शित किया कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। फिर उसने सीधे चेन लेई की ओर देखा। हमें दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस हिसाब किताब करके हमें बिल भेज देना है, फिर हम देखेंगे कि किसे किससे फायदा होता है। मेरे साथी ने उसे मारा तो था, लेकिन उसने पहले उसे मौखिक रूप से गाली दी और शेन युआन को धक्का भी दिया। और क्या चाहिए? गु चेंग सोच रहा था कि चूंकि लुओ चुसु को भी शेन युआन ने पीटा था, इसलिए मामला बराबर का था। दो महिलाओं के बीच आपसी झगड़े से निपटने का कोई अच्छा तरीका नहीं है, बस एक दूसरे से दोबारा मिलने से बचें। लेकिन चेन लेई का इरादा इसे इतनी आसानी से निपटाने का नहीं था। चेन लेई की छाती फूल रही थी, उसका चेहरा उग्र था और वह लुओ चुसु के लिए खड़े होने के लिए दृढ़ संकल्पित दिख रहा था। एक खुरदुरा बड़ा हाथ उठा और शेन युआन की ओर घूमा। शेन युआन स्पष्ट रूप से डरी हुई थी और उसने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया, उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। मेरे पति, वो मुझे मारेंगे। गु चेन की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चेन लेई इतना निर्मम होगा कि किसी महिला पर हाथ उठाएगा। उसके दिमाग के सोचने से पहले ही उसके हाथों ने प्रतिक्रिया दी। चेन लेई की कलाई पकड़ ली और उसकी छाती पर लात मार दी। ये स्पष्ट है कि गु चेन की लात बेहद शक्तिशाली थी।
चेन लेई पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा, अपना सीना पकड़कर दर्द से कराहने लगा और फिर उल्टी कर दी। जब वह गिरी तो उसने लुओ चूसू का कंधा पकड़ लिया और उसका सहारा लेकर उठने की कोशिश की, लेकिन वह न केवल असफल रही बल्कि उसने लुओ चूसू को भी अपने साथ नीचे खींच लिया और उस पर उल्टी कर दी। लुओ चूसू का चेहरा घृणा से विकृत हो गया, उसके पूरे शरीर पर फैली गंदगी को देखकर उसे उल्टी आने जैसा महसूस हुआ। चेन लेई की शक्ति के दबाव में उसके पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। तार्किक दृष्टि से देखा जाए तो गु चेन, जो सौम्य और शांत स्वभाव का प्रतीत होता है, चेन लेई जितना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। दुर्भाग्यवश चेन लेई को एक बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा। गु चेंग ने अनाथालय में अपने छोटे भाई बहनों की रक्षा करने के लिए कम उम्र से ही कई वर्षों तक पारंपरिक मार्शल आर्ट और सांडा का अभ्यास किया। थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहें तो 800 लोग भी उसके पास नहीं पहुंच सकते थे। सीधे शब्दों में कहें तो वह एक साथ 5 लोगों से आसानी से लड़ सकता था। लुओ चुसू से जान पहचान होने के बाद उसने एक बार उसे धमकाते हुए देखा और उसी तरह उसकी रक्षा की, और मैंने उससे कहा कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा। गु चेन को ठीक उसी तरह सुरक्षात्मक भाव से भरा हुआ देखकर लुओ चुसू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी भौहों के बीचों बीच गोली मार दी हो। उसने अविश्वास भरी निगाहों से गु चेन की ओर देखा। गु चेन को अब उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वह किसी और की रक्षा करने जा रहा है। लुओ चुसू जमीन पर गिर पड़ी, उसकी नजरें गु चेन के चेहरे से हटकर शेन युआन पर टिक गईं। गु चेन की नजरों से दूर एक जगह से उसने शेन युआन के होठों को ऊपर की ओर मुड़ते हुए देखा, जिसमें डर का कोई संकेत नहीं था। वह उसे उसी तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था जैसे वह किसी चींटी को अपनी कलाई के एक झटके से कुचल सकता हो, मानो वह सर्कस में किसी विदूषक के साथ खेल रहा हो। लुओ चुसू ने शेन युआन के कारनामों को उजागर करने की हिम्मत क्यों की? क्योंकि उसके मन में कोई बड़ा उद्योगपति या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं था, इसलिए उसे विश्वास ही नहीं था कि शेन युआन हत्या और डकैती जैसी हरकत करने की हिम्मत करेगा। कर सकना। उसने पाया कि सत्ता और धन को एक तरफ रख देने पर भी, शेन युआन के असली रंग देखने के बाद भी, वह शेन युआन को भी नहीं हरा सकी। गु चेंग ने अब उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है, जबकि चेन लेई उस पर उल्टी करने के बावजूद उसकी ओर से भी नाराज है। जैसा कि शेन युआन ने कहा, वह दोनों को नहीं खो सकती थी। इसके अलावा शेन युआन के आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखकर भले ही उसे विश्वास नहीं था कि शेन युआन हत्या और डकैती करने में सक्षम है, लेकिन शेन युआन की दौलत निर्विवाद थी और हो सकता है कि वह वास्तव में उसके करियर में बाधा डालने की कोशिश करे। लुओ चुसू ने देखा कि चेन लेई उठकर गु चेंग से लड़ने ही वाला था और गु चेंग भी बेहद चिंतित दिख रहा था। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने जल्दी से चेन लेई की बाह पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने गु चेंग से दया की भीख मांगते हुए विनती की। गु चेंग, मुझसे गलती हो गई। मुझे अपनी बहन से वो सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी। मैं नशे में थी। मैं अब कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। कृपया मुझे मारना बंद करो। उद्धरण चिन्ह।